कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम क्या है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, चैप्टर नंबर 11। देखो यहाँ पर आने से पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना कहीं पिछले जो हम चैप्टर कर चुके हैं वो उसका बेस रहने वाला है। जैसे कि हमने प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा कि कौन से प्लेस को हम क्या मानेंगे, हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, मीन्स की IGST लगेगा या फिर SGST या फिर CGST लगेगा। IGST का कंसेप्ट कंप्लीट पढ़ा हमने, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा, इन सब को हमने डिस्कस कर चुके हैं। और फर्स्ट चैप्टर से लेकर हम 10 चैप्टर तक कंप्लीट चैप्टर्स की वीडियो आ चुकी है, विद नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है कि आपको जो आप सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सप्लाई आप गुड्स की कर रहे हैं, चाहे वो सप्लाई आप सर्विसेज की कर रहे हैं, इनकी बात की जा रही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये आगे वैल्यू क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी तो डिटरमाइन करनी है ना, तभी तो आप टैक्स रेट अप्लाई कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पूरे में यही डिस्कस करेंगे कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, राइट? उसकी वैल्यू क्या है? अगर मुझे वो अमाउंट पता चल जाए, मुझे वो प्राइस पता चल जाए जो आपने पे किया है, तभी तो आप क्या कर सकते हो, टैक्स की रेट अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि क्योंकि टैक्स की रेट भी डिपेंड करती है इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है या फिर इंटरस्टेट हो रही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू, आपको एक बिलिंग नजर आ रही होगी, ठीक है? इस बिल के अंदर ये जो बिल है, आपको यहाँ पर GST रेट कितनी नजर आ रही है? 18% नजर, जहां पे आप मेरा कर्सर देख पा रहे होगे, मैं आपको इसको और जूम कर देती हूँ। GST रेट आपको नजर आ रही होगी 18% है, राइट? किसके ऊपर आपको नजर आ रही है? ये जो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये लिखा हुआ है टैक्सेबल अमाउंट। तो मतलब ये अमाउंट हमें निकालनी है। इस चैप्टर के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि ये अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, जितने भी हमें अमाउंट निकलेगी उसके बाद हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, ठीक है? इसी तरह से आप CGST इसका देख सकते हैं। जब हमारी क्या होती है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होती है। इंट्रा का मतलब क्या है कि जब हम विद इन अ स्टेट की बात करते हैं, राइट? तो जब हम विद इन स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे जो हमारा स्टेट होता है वो सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे हरियाणा है सप्लायर, और जो जहां पर शिपमेंट हो रही है, जो बायर है आपका, वो भी क्या है, हरियाणा का ही है। तो नॉर्मल सी बात है, CGST SGST दोनों एप्लीकेबल होंगे। 9%, दैट मीन्स इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को क्या किया है, खरीदा है, या फिर ऐसे कंपोनेंट को खरीदा है जो कि क्या है, जिनका क्राइटेरिया 18% में आता है। तो यहाँ पे इस टोटल ओवरऑल अमाउंट पे लगा है 11,000 के ऊपर क्या लगा है, ये आपका 21,000 की जो अमाउंट है उसके ऊपर क्या लग गया है, आपका टैक्स लग गया है। तो अब आपको यही जानना है कि वो अमाउंट क्या होगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो हम अब सीधा सीधा शब्दों में लिखते हैं क्या, कि वो आपको वैल्यू निकालनी है, कहीं ना कहीं मैं कहूँ वो प्राइस निकालना है, कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं वो वैल्यू, मॉनेटरी टर्म में जो वैल्यू है उसको निकालना है। जिसके बाद आप क्या कर सकते हो, टैक्स का जो रेट है, GST को आप क्या लगा सकते हो, लिवाई कर सकते हो। लिवाई का मतलब समझाया था ना कि इम्पोज करना होता है कि किसकी ड्यूटी बनती है, और साथ ही साथ कैलकुलेट करना होता है कि आपका कितना टैक्स बना है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, कलेक्शन का पॉइंट हम करते हैं। याद है IGST एक्ट में भी पढ़ा था हमने, और इवन सेक्शन 9 में भी डिस्कस किया था, सेक्शन 5 में भी डिस्कस किया था। सेक्शन 9 हमारा डिस्कस कर रहा था CGST एक्ट के दौरान, सेक्शन 5 मेरा डिस्कस कर रहा था IGST के दौरान। ये दोनों के दोनों कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? चलो, तो आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, आपने बिल तो देख लिया है, मैं आपको एक अब ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ जो आपसे भी रिलेट करता है। जैसे कि मैं कहती हूँ, आपने कोई ऐसा इक्विपमेंट खरीदा, मान लो कि आपने मशीन खरीदी है, ठीक है? और उस मशीन की वैल्यू क्या है, 10,000 रुपए है, ठीक है? वॉशिंग मशीन खरीदी है, ठीक है? उसकी वैल्यू 10,000 रुपए। अब आपने जिस दुकान से खरीदी है वो तो खरीद ली, क्या आप उसको ऐसे ही हाथ में लेके तो नहीं जा सकते? आपको क्या करनी पड़ेगी, या तो ऑटो करनी पड़ेगी, रिक्शा करनी पड़ेगी, टैक्सी करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर वो मतलब उसको ऊपर लेके जाया जा सके। तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या करेंगे उसे, जैसे कि उसका खर्चा आ गया 800 रुपए, टैक्सी का खर्चा आ गया 800 रुपए, ऑटो का खर्चा आ गया 800 रुपए, ठीक है? तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो कितनी होगी, 10,800 रुपए। और ये जो टैक्सी जो अरेंज की है वो किसने की है, सेलर ने की है। दैट मीन्स उस सप्लायर ने की है जहां से आपने सामान को
क्या किया है, परचेज किया है, ठीक है। तो वो जो बिल काटेगा वो बिल कितने का काटेगा, 10,800 का काटेगा, है ना। अब इस टोटल वैल्यू पे इस 10,800 के ऊपर जीएसटी की रेट क्या होगी, एप्लीकेबल होगी कि आपको इतने % जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, तो हम यही वैल्यू निकालने, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के अंडर हमें ये वैल्यू को कैलकुलेट करना, वो कंजप्शंस को मानना, यही हमें सीखना है इस चैप्टर के अंदर कि क्या वैल्यू रहने वाली है टैक्सेबल, जिसके ऊपर हमें क्या लगानी पड़ेगी, हमें टैक्स रेट अप्लाई करनी है। सो मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन तो देखो मैंने आपको दे ही दिया है, राइट। टैक्सेबल सप्लाई जो कि सेक्शन 15 के अंदर कंप्लीट डिस्कस किया गया है। देन उसके बाद आ जाता है कंपल्सरी इंक्लूजन इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। ऐसी पॉइंट्स जिसको कंपल्सरी बोला गया है कि आपको ऐसी वैल्यू को ऐड करना ही होगा, और वो वैल्यू क्या है, आपकी 5 पार्ट्स में डिवाइड करके बताई हुई है। इवन आपको ये ना चीज ना डेली लाइफ में आपको देखने को मिलेगी, बट आपने कभी ऐसा नोट नहीं किया होगा। तो आज हम इस चैप्टर को इसलिए वजह से भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को पता चले कि आपके कौन सी वैल्यू एज ए जीएसटी के अंदर लगाने के लिए ऐड की गई है, और कौन सी वैल्यू ऐसी है जो एज ए जीएसटी के से बाहर रखी गई है कि आपको उसकी टोटल वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 डिफाइन करेगा। अगर हम तीनों सेक्शन से, तीनों जो वैल्यू पॉइंट से वैल्यू नहीं डिफाइन कर पाए, तो हमारे पास रूल दिए गए हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 के अंदर। रूल 27 से लेकर रूल 35 तक ये यहाँ पर डिस्कस किया है कि अगर आप ऊपर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए, डिटरमाइन नहीं कर पाए, तो रूल को हम अप्लाई करेंगे। देन लास्ट पॉइंट आ जाता है कि स्पेसिफाइड सप्लाई, जो कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 में है। ओके, देन उसके बारे में समरी करेंगे। चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन के अंदर, जीएसटी आल्सो टैक्स इज पेबल ऑन द एड वल्नरेबल बेसिस। एड वल्नरेबल बेसिस का मतलब पता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि जो जीएसटी है वो कैसा कंसेप्ट है, वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंसेप्ट है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि एड वल्नरेबल बेसिस है। एड वल्नरेबल का मतलब क्या है कि एक अमाउंट होगी और उस अमाउंट के ऊपर परसेंटेज में आपके ऊपर कोई रेट लगाई जाएगी। दैट मीन्स वो अमाउंट के ऊपर हमेशा परसेंटेज में ही जो क्या लगाई जाती है, जो रेट लगाई जाती है। देन उसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे, ये जो परसेंटेज के थ्रू निकलने वाला जो अमाउंट होगा वो तो टैक्स का अमाउंट होगा, और जो टैक्सेबल अमाउंट होगी वो आपकी एक्चुअल सप्लाई की अमाउंट होगी। देन टोटल आपको क्या करनी पड़ती है, फाइनली जब हमें पे करनी पड़ती है ना। अब यहाँ पर देखो जो सप्लायर, जो परचेजर है, उसको यहाँ पर क्या, उसको केवल 21,000 रुपए प्लस 11,000 रुपए, ठीक है, यही देने पड़े हैं, नहीं ना। उसके साथ साथ उसको ये जो टैक्स की जो अमाउंट लिखी हुई है आपको दिखाई दे रही होगी, ये 2,880 2,880 ये भी देने पड़ा होगा, तब उसका टोटल जो अमाउंट, देन यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है 37,760 रुपए। तो यहाँ पे यही तो बात की जा रही है कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज एन इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक आप जीएसटी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपके पास करेक्ट वैल्यू नहीं होगी, जीएसटी की रेट भी तो क्या होगी, गड़बड़ाएगी ना। तो दैट्स द रीजन, ये जो अमाउंट है, जो प्राइस है, जो हम पे कर रहे हैं किसी को, वो आपको एग्जैक्ट में पता होनी चाहिए। तो इसको एक और शब्दों में लिखा जा सकता है जैसे कि ये मॉनेटरी वैल्यू होती है अपॉन विच द जीएसटी रेट इज अप्लाइड। जहां पर जीएसटी रेट को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, वो अमाउंट को हमें फाइंड आउट करना है, उस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि जीएसटी रेट अप्लाई होगी, किस लिए, क्योंकि हमें टैक्स को तो कैलकुलेट करना होगा, जो हमें टैक्स हमें पे करना है वो तो हमें कैलकुलेट करके पता लगेगा ना। दैट्स द रीजन। ओके, इट सर्व एज द बेसिस ऑफ द कैलकुलेटिंग द जीएसटी अमाउंट। ये एक तरह से कहीं ना कहीं हमें बेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, बेस प्रोवाइड करता है। देखो हमने इसमें यही डिस्कस किया था, ये जो 10,000 रुपए और 800 रुपए, ये क्या है, आपका बेस है। इस बेस के बिना आगे आप क्या नहीं लगा सकते, टैक्स नहीं लगा सकते। 18% का जो क्राइटेरिया मैंने आपको डिस्कस किया है, तो यहाँ पे इस बेस को याद रखना। बेस आपका कुछ भी हो सकता है, जो कि जिसे हम वैल्यू के नाम से जानेंगे, प्राइस के नाम से जानेंगे, मॉनेटरी वैल्यू जो कि हमें निकालनी होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, कि आपने यही एग्जाम्पल कि एक जो मोबाइल फोन है आपने 10,000 रुपए का बाय किया है, ठीक है। इस टाइम जो टैक्स लगेगा वो बाइंग अमाउंट कौन सी है, वो 10,000 रुपए। अब ये तो है नहीं कि इसके लिए आप स्पेशल ऑटो रिक्शा करेंगे ले जाने के लिए, नहीं, आप इसको इजी टू कैरी है ये, राइट, इसको आप आसानी से लेके जा सकते हैं अपने आप घर में, है ना। तो क्या है, जो मोबाइल फोन आपने खरीदा उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपए। तो जो टैक्स अप्लाई होगा
वो इसी अमाउंट पे होगा। अभी आप यहाँ पे देखो 10,000 रुपये ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से है ना, तो इसके ऊपर रेट कौन सी अप्लाई होती है, 18%। अगर ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो 99% के हिसाब से CGST SGST लग जाएगा। अगर ये इंटर स्टेट है तो टोटल 18% लग जाएगा IGST के नाम पर, है ना। अब मैंने 10,000 के ऊपर 18% लगा दिया तो ये कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। आ गया जी। अब टोटल वैल्यू जो है सब बायर वो कितनी पे करेगा, 10,000 पे करेगा या फिर 1800 पे करेगा या फिर दोनों पे करेगा। ऑब्वियस ही बात है, आपके प्रोडक्ट पे लगाया गया है और ये अमाउंट जो 1800 है गवर्नमेंट के पास सबमिट होगा, है ना। तो यहाँ पर जो टोटल प्राइस होगा जो आपको पे करना होगा वो कितना होगा, 10,000 रुपए प्लस 1800 रुपए जो एज ए GST अप्लाई हुआ है, तो टोटल हो गया 11,800 रुपए आपको पे करने होंगे। ये आपकी क्या हो गई है, टैक्सेबल वैल्यू हो गई। ये क्या थी, आपकी टैक्सेबल अमाउंट थी, ये आपका रेट हो गया और ये से हम कहेंगे टोटल प्राइस। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेक्शन 15 की, जो कि डिफरेंट क्राइटेरिया लेके आता है, डिफरेंट सिचुएशन लेके आता है, जिसके अंदर हम वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि जो सेक्शन 15 है वो CGST एक्ट 2017 के तहत ये बताता है कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो डिटरमाइन की जा रही है किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू पे। अभी जो आपने पढ़ा 10,000 रुपए उसकी वो ट्रांजेक्शन वैल्यू थी। अगर ऐसा कुछ है उसकी जो टैक्सेबल जो अमाउंट है, जो हम टैक्सेबल अमाउंट जो निकाल रहे हैं, अगर वो अमाउंट किसके बेस पे निकल रही है, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे निकल रही है, तो क्या हम बढ़ने वाले हैं। अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू जो ट्रांजेक्शन वैल्यू पर नहीं निकाल रहे, किसी और बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। सेक्शन 15(4) के अंदर यहाँ पे रूल दिए गए हैं, ठीक है। देन उसके बाद स्पेसिफिक सप्लाई आ जाती है जो कि सेक्शन 15(5) में है, गवर्नमेंट के अंदर आती है। गवर्नमेंट के पास ये प्रॉपर राइट है, प्रॉपर पावर है कि उसकी मदद से, काउंसिल की मदद से, उनकी रिकमेंडेशन के बेस पर वो क्या कर सकती है, नोटिफिकेशन इशू कर सकती है पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। अभी तक जो समझाया है, इंट्रो दिया है मैंने आपको, वो समझ में आ गया आपको। चलो तो अब यहाँ पे ये आपको ये याद रखना है जो सेक्शन 15 है, देखो ये चीज ना आप साथ साथ याद करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शन है। चैप्टर आसान है, ये बात नहीं है कि आप ये कहें कि मैम मुश्किल है, नहीं। सेक्शन जो 15 है आपको देखो 3 पार्ट्स में लेके आया है। एक जगह तो क्या है, हम ट्रांजेक्शन वैल्यू को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। एक जगह है हम नॉट यूज ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू, एक जगह हम क्या कह रहे हैं कि हम ट्रांजेक्शन वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या यूज करने वाले हैं, रूल 37 से लेकर रूल 35 तक, जो कि CGST एक्ट 2017 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। एक कहता है कि नोटिफाइड है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट, स्पेसिफाइड सप्लाई है, स्पेसिफाइड सप्लाई है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सेक्शन आपका सेक्शन 15(5) में, सेक्शन 15(4) के अंदर, ठीक है। और यहां पर सेक्शन 15(1) भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ओके, पहले तो बात तो ये आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए कि कैसे सेक्शन 15 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। चलो जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो ये सेक्शन 15(1, 2, 3 है, उसकी बाद हम अगर इसके केस में 1, 2, 3 के अंदर ये डिटरमाइन ही नहीं कर पाए कि जो वैल्यू होगी सप्लाई की क्या रहने वाली है, तब कहीं जाके हम सेक्शन 15(4) को यूज करेंगे। दैट मीन्स उन सभी रूल्स को यूज करेंगे जो कि दिए गए, ठीक है, ठीक है। तब भी अब आप अप्लाई नहीं कर पाए, ये भी आपने यूज कर लिया, ये भी आपने यूज कर लिया कंसेप्ट, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर पाए, तो नॉर्मल सी बात है एक ऐसी स्पेसिफाइड सप्लाई होगी जो कि गवर्नमेंट के तहत, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से उसे किस क्या वैल्यू मानेंगे वो वहां पे डिसाइड कर ली जाएगी, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर डिस्कस करते हैं इन 5 सेक्शन को कंसाइज फॉर्म में, देन उसको फिर हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, टैक्सेबल वैल्यू क्या रहने वाली है, मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू ही रहने वाली है। दैट मीन्स जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया फोन का, वो 10,000 रुपए हमारी क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है और टैक्सेबल अमाउंट है, जिसके ऊपर हमें क्या लगाना है नेक्स्ट, अब CGST, SGST या फिर IGST जो भी अप्लाई करना है। ओके, सेक्शन 15(2) क्या कहता है कि कुछ एक ऐसे पॉइंट है कंपल्सरी है, अकॉर्डिंग टू CGST एक्ट 2017 के हिसाब से कंपल्सरी है कि आपको उनको इंक्लूड करना ही होगा। मान लो कि आपका जो अमाउंट बनता था, टैक्सेबल अमाउंट 10,000 रुपए बनता था,
ठीक है। और साथ ही साथ आपके ऊपर क्या लगा दिया, सरचार्ज लगा दिया। जैसे कि आपको एक नजर आ रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है सर्विस चार्ज 2.0% चार्ज दिया आपने, तो यहां पर आपका ये 2.0% पता है किसके ऊपर लगा है, ये 1,07,517 के ऊपर लगा है, ठीक है। ये आपको क्या किया गया है, इसके ऊपर लगा है, देन ऐड होने के बाद आपका टोटल जीएसटी 18% लगा है। फिर उसके बाद समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये तो ऐसे पॉइंट है जो आपको कंपलसरी इंक्लूजन करने होंगे। वे कौन कौन से पॉइंट है, एक पॉइंट तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया। दूसरा सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्या कहते हैं कि आपको जो डिस्काउंट है ना वो एक्सक्लूड करने होंगे। अब देखो इसी बिल के अंदर नजर आ रहा होगा कि जो आपका ये बिल है कितने का था, 1,09,040 रुपए का था। डिस्काउंट क्या किया है, 1,526 रुपए का है। अब ये देखो लेस किया हुआ है, 1,09,000 में से अगर मैं 1,526 रुपए माइनस कर दूं तो यहां पे 1,07,000 के करीब कुछ यहां पर बैलेंस आने वाला है ना। तो यहां पे जो डिस्काउंट है वो क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। उनकी टर्म कंडीशन को भी हम समझेंगे। देन उसके बाद हम सेक्शन 15(4) ये तो मैंने आपको बता दिया, रूल अप्लाई होंगे। देन लास्ट हमारा नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट। ओके जी, चलिए तो अब बारी आ जाती है उस वैल्यू को निकालने की। वो वैल्यू क्या होगी जिसके ऊपर हम जीएसटी निकालेंगे। अब ये सारी की सारी वैल्यू ना कैसे निकालेंगे, अभी जो मैंने आपको बताया 500 के 500 सेक्शन में डिस्कस करेंगे। चलो तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 15(1) क्या कहता है कि जो टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है वो क्या रहने वाली है, आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू रहने वाली है। ट्रांजैक्शन वैल्यू तो समझते ही है कि वो वैल्यू जो आप अपने गुड्स को जब आपके सामान आ रहा है और उसको पैसे दे रहे हो, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, हम टैक्सेबल अमाउंट कहेंगे। बट यहां पर दो कंडीशन है, उन दोनों कंडीशन को अच्छे से समझना होगा। पहली कंडीशन ये कहता है कि मान लो ये जो है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, ठीक है। और दूसरा केस और साथ में लेके चल लेते हैं, ये है टिंकू और ये है टिंकू के मामा जी, ठीक है जी। दो केस लेके चल रहे हैं। एक तो जगह यहां पर ये है ए बी। ए हमारा क्या है, बायर है, बी हमारा क्या है, सेलर है। यहां पे मैं लिख देती हूं बायर और ये क्या लिख देते हैं, सेलर। फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि जो बायर और सेलर है ना, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। देयर इज अ नो रिलेशन, ठीक है। देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा यहां पर चलो यहां पे कहते हैं कि जो मिस्टर ए बी ने मिस्टर ए को सामान सप्लाई कर दिया। मान लो हम फोन का ही एग्जांपल लेंगे, पूरे चैप्टर के अंदर फोन इन्होंने यहां पे दे दिया, ठीक है। और उस फोन की वैल्यू हो गई भाई 10,000 रुपए। तो यहाँ पे जो प्राइस होना चाहिए ना वो कैसा होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। सोल कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि सामान के बदले आप केवल मनी ही देंगे, मींस कि पूरा जो कंसिडरेशन है ना वो मनी में होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने इससे मिस्टर बी से फोन लिया और आप भी उसको बदले में एक पुराना फोन दे रहे हैं, ठीक है। आप ही उनको कह रहे हैं कि आप ये जो फोन है ना मैं आपको बेचता हूं, जितने पैसे इसमें जो मिलेंगे वो ठीक है, बाकी ऊपर से मैं आपको कैश दे दूंगा। ऐसा होता है ना, होता है। मान लो कि जो आपने 10,000 रुपए का फोन लिया, ठीक है जी, नया फोन है, आप साथ ही साथ उसके साथ पुराना फोन भी दे रहे हैं, ठीक है। और उसकी वैल्यू मान लीजिए 2,000 रुपए है, तो आप कह रहे हैं कि मैं 8,000 रुपए क्या कर दूंगा, कैश दे दूंगा आपको, ये 2,000 रुपए फोन का यहाँ पे रख लो, तो टोटल वैल्यू होगी इसकी 10,000 रुपए। नहीं, पहले जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी मानेंगे जब पहला पॉइंट क्या कहता है कि पहली बात तो सप्लायर और बायर के केस में जो दोनों के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहां पर जो प्राइस हो क्या होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। दैट मींस बीच में कोई इसी भी तरह का ऐसे बार्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए कि आप हाफ बार्टर से हम कह सकते हैं, बार्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए कि आप पुराने के बदले नया ले रहे हो फिर थोड़ा बहुत पैसा मिला रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10,000 का फोन 10,000 रुपए कैश में गए, मनी में गए, आप उसके बदले में फोन ले रहे हो, ये सिचुएशन होगी तभी क्या कहलाया जाएगा, आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू टैक्सेबल अमाउंट होगी। क्लियर है बच्चे पॉइंट? ये सेक्शन 15(1) कंप्लीट है ये। अगर इन केस मान लो जो टिंकू है और ये इसका मामा जी है, ठीक है, टिंकू को बाइक चाहिए, ठीक है, और इनके मामा जी के पास थी, तो इन्होंने क्या किया, जो बाइक है यहाँ पे सप्लाई कर दी और उस बाइक थी
आपकी 20,000 रुपए की, ठीक है, बट इसके जो ये टिंकू के जो मामा जी है ना, इन्होंने इसको दे दी है ये 12,000 रुपए की। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन नजर आ रहा है, जिसके कारण प्राइस में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब यहाँ पे स्पेशल ये क्यों बोला गया है कि कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्यों? अब देखो यहाँ पे जो 20,000 रुपए की जो चीज थी वो कितने में दी जा रही है आगे, 12,000 में। अब अगर मान लो इसका बिल इशू हो गया तो नॉर्मल सी बात है जीएसटी इसके ऊपर ही अप्लाई होगी, होगी ना होगी। अगर मैं कहूं कि इसकी जीएसटी में लगाएं हम 18%, तो फर्क देखो 8,000 रुपए का फर्क आएगा। 8,000 के ऊपर जो बैलेंस बनेगा ना 18% जब करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का नुकसान है। सो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है, इसीलिए सीजीएसटी एक्ट 2017 कहता है कि जब भी हम टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे तो वहां पे जो रिलेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर रिलेशन मान रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, रूल्स डिफाइन किए गए हैं, रूल्स में वो डिस्कस किया गया है। यहाँ पे केवल सेक्शन 15(1) के बारे में बात की जा रही है, जहां पर रिलेशन नहीं होगा और जो प्राइस होगा वो सोल कंसिडरेशन होगा। इज दैट क्लियर? कंप्लीट है कंसेप्ट, समझ में आया? यहाँ पे देखो यही चीजें लिखी हुई है। क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज तभी मानेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर जब वो सेटिस्फाइड कर लेगा इन दो कंडीशन को, कि जो सप्लायर है, जो रिसिपिएंट है, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। दूसरा, प्राइस क्या होने वाला है, सोल कंसिडरेशन रहने वाला है, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू के, यही बातें कही गई है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो, इवन एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, प्राइस वो होना चाहिए जो एक्चुअल में आपने पे किया, ठीक है। एक इसका एग्जांपल लेते हैं कि पहला केस में तो हम ये सोचेंगे कि पहला एग्जांपल ये लेंगे कि जिसमें रिलेशन नजर आ रहा है, दूसरा एग्जांपल ये लेंगे कि जिसमें हम अगर ये सोल कंसिडरेशन नहीं हुआ। तो चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल देखो आपकी बुक का ही है, क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज अ सेलिंग टूल एंड द हार्डवेयर लाइक द ड्रिल एंड स्पेड एक्सेट्रा, इट सेल अ पावर ड्रिल टू मिस्टर बी। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इसको मैं एग्जाम्पल बना लेते हैं इसका। ये जो मिस्टर ए है, ये क्या है, सप्लायर है, राइट। और ये किसको सामान बेच रहा है, मिस्टर बी को, जो कि 10,000 रुपए का सामान है, ठीक है जी। और जो ये सामान इसने सेल किया है ना, पावर जो ड्रिल है, जो मिस्टर बी को 10,000 रुपए की दी है, इसकी जो मार्केट में वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू होती है जो एट प्रेजेंट अगर आप यही सामान किसी और से खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी है भाई 20,000 रुपए, ठीक है। तो आपको दो सिचुएशन दी हुई है। सिचुएशन नंबर 1 ये कहता है कि जो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, और दूसरी सिचुएशन ये कहता है कि जो मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में क्या है, रिलेटेड पर्सन है। दैट मीन्स इनके बीच में कोई ना कोई संबंध है ना। तो यहां पर अगर ये रिलेटेड पर्सन नहीं है रिलेटेड पर्सन नहीं है, और दूसरा केस क्या है, रिलेटेड पर्सन है, तो इस केस में जो टैक्सेबल वैल्यू हम निकालेंगे, टैक्सेबल अमाउंट जो हम निकालेंगे वो कौन सी होगी? क्या वो 20,000 10,000 होगी? दूसरे केस में 20,000 10,000 होगी। जल्दी से आंसर कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना जो आंसर है क्विक कीजिए, मतलब आप सेलेक्ट कीजिए कि पहले केस में क्या होगी जब वो रिलेटेड नहीं है, दूसरे केस में वो जब रिलेटेड है। आई होप सबने आंसर कर दिया होगा। अगर वो पहले केस में बात की जा रही है, अगर वो रिलेटेड नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, जिसमें डीलिंग हुई है 10,000 में डीलिंग हुई है, उसी को क्या मानेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू मानेंगे, टैक्सेबल अमाउंट मानेंगे। अगर वो रिलेटेड पर्सन है तो नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं उसने टैक्स को बचाया है ना, इवन नेक्स्ट पर्सन को बचाया, अपना बचाया, कैसे भी करके बचाया है, जिससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो इस केस में हम टैक्सेबल अमाउंट उसे मानेंगे जो हमारी मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपए। क्लियर है? समझ में आ गया कंसेप्ट? ठीक है जी। देखो यहां पे यही चीजें लिखी हुई है कि buyer and the seller are not related, which is one of the basic condition of the accepting the transaction value। अगर buyer और seller रिलेटेड नहीं है तो कहीं ना कहीं जो हमने ट्रांजेक्शन वैल्यू की जो कंडीशन हमने पढ़ी थी, कहीं ना कहीं एक एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, हम उस केस में अगर दोनों रिलेटेड नहीं है तो हम उसको क्या मान सकते हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही टैक्सेबल अमाउंट मान सकते हैं, है ना।
तो इस केस में क्या होगा, 10,000 रुपये मानेंगे। अगर बायर और सेलर रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं जो बेसिक कंडीशन जो थी आपकी उसको सेटिस्फाइड नहीं किया, तो उस केस में जो आपकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो क्या ले जाएगी, आपकी ट्रांजेक्शन टैक्सेबल अमाउंट ली जाएगी। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? चलो तो अब एक और केस ले लेते हैं जिसके अंदर ये बोला गया है कि प्राइस कंसिडरेशन पूरा नहीं दिया गया, ठीक है, मनी में नहीं है, बीच में एक बार्टर पॉइंट आ गया है। एक केस लेके चलेंगे कि आपका जो पूरा कंसिडरेशन पूरा मनी में। देखो क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, मिस्टर एक्स जो कि क्लाइंट है ऑफ पंजाब का, उसने कहा मिस्टर वाई को जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है दिल्ली का, टू अपील इन द ट्रिब्यूनल फॉर हिज मैटर, वो उसके मैटर को अदालत में क्या करे, लड़े, उसके बिहाफ पे वो काम करे। तो यहाँ पे जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स वो क्या है, यहाँ पर एक पंजाब से बिलोंग करता है, और जो मिस्टर वाई है चार्टेड अकाउंटेंट जो सप्लाई कर रहा है सामान को, कहीं ना कहीं एक जगह रिसिपिएंट है, एक जगह सप्लायर है, राइट। और पहली बात की जा रही है कि जो मिस्टर वाई है वो फीस कितनी चार्ज कर रहा है, फर्स्ट केस के अंदर वो चार्ज कर रहा है 3 लाख रुपए। कितने? 3 लाख रुपए। दूसरे केस में ये कहता है कि चार्ज तो करूंगा 2.5 लाख रुपए, बट एक कंडीशन उन्होंने दे दी है कि फीस ऑफ द मिस्टर वाई इज द 2,50,000 प्लस टैक्सेस। फर्दर मिस्टर वाई कहता है, जो चार्टेड अकाउंटेंट है ना, ये जो जिसको ये सर्विस प्रोवाइडर है, वो कहता है मिस्टर एक्स को कि आप फ्री एडमिशन ले मेरे बेटे का आपके स्कूल में जो कि आप चला रहे हैं, बट जो कॉस्ट है ना एडमिशन की वो 75,000 रुपये है। अगर आप मेरे बेटे का फ्री एडमिशन लेंगे ना तो मैं आपकी जो फीस है 2.5 लाख रुपए चार्ज करूंगा। तो यहां पर ये देखो, एक तरफ तो आपकी फीस कम हो रही है, ठीक है, केस लड़ने की, ठीक है, मैटर को रिजोल्व करने की, और दूसरी जगह इसके क्या बोला गया है कि आप जो भी स्कूल चला रहे हैं उसके अंदर मेरे बेटे का एडमिशन फ्री में कीजिए। तो इस केस में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या हम टैक्सेबल वैल्यू कंसीडर करेंगे। देखो पहला केस है कि आपको सोल प्राइस मिल रहा है, अकेला प्राइस मिल रहा है। दूसरा सोल प्राइस नहीं है, उसके साथ कुछ और एडिशन पॉइंट बोला गया है कि मुझे 75,000 रुपए के जो आपको स्कूल में एडमिशन देने की बात की जा रही है ना उसके बेटे की। तो पहले केस में जब सिंगल सोल प्राइस कंसिडरेशन है तो नॉर्मल सी बात है, जो हमने ऊपर कंडीशन पड़ी थी उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इस केस में जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है 3 लाख रुपए, उसे हम क्या मान लेंगे, हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू मानेंगे, और यही हमारी क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू होगी, और इसी के ऊपर क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। बट इन केस ऑफ द वो कह रहे हैं कि 75,000 रुपए जो कॉस्ट एडमिशन की वो नहीं दे रहा, उसके बदले में उसको उसकी फीस कम की जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, सोल नहीं हो रहा, कुछ चीज अमाउंट मनी में है, कुछ क्या है आपकी सर्विसेज में दी गई है। तो इस केस में हम क्या लेंगे, 75,000 रुपए तो जो एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ एडमिशन है, और 2.5 लाख रुपए जो एक्चुअल जो उसने फीस चार्ज करी है, टोटल करके 3,25,000 रुपए हमारी क्या होगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, और इसी के ऊपर क्या लगने वाला है, टैक्स लगने वाला है। तो कहने का मतलब जब भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम क्या लेंगे, उसकी ओपन मार्केट लेंगे, या फिर हम जितना भी हमारी कॉस्ट बनती है उस सप्लाई करने में, उस चाहे वो गुड्स की चाहे वो सर्विसेज की, उन दोनों को एड ऑन करेंगे। ठीक है, अब इतनी देर से मैं यही कह रही हूं कि आपको रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से पर्सन है जिनको एज ए लीगली एज अ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो रिलेटेड पर्सन है, जैसे कि डायरेक्टर और ऑफिसर का रिलेशन होता है, जैसे पार्टनर्स का रिलेशन होता है, जैसे एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशन होता है, ओनर का रिलेशन होता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर कंट्रोल करे, जैसे होता है ना कि जान पहचान में काम करवाते हैं, है ना, जैसे मान लो कि आपने लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, अब आपको गाड़ी नहीं आती बट आपको 4 व्हीलर का जो ड्राइविंग लाइसेंस वो चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि आप ऐसे पर्सन से बात करेंगे जो आपको भी जानता होगा, ठीक है, ठीक है, और जो उस पॉइंट थ्योरिटी को भी जानता होगा, जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को इश्यू करने में कहीं ना कहीं रोल अदा कर रहा है। तो अगर आप किसी के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं या फिर आप एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस तरह के पर्सन को हम क्या कहेंगे, थर्ड रिलेटेड पर्सन कहेंगे। ठीक है, या फिर आपकी फैमिली मेंबर है, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 हमारा कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस कर लिया विद एग्जांपल हमने। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कंपल्सरी इंक्लूजन इन अ
वैल्यू ऑफ द सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब यहां पे कंपलसरी कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो कि आपको टैक्स लगाने से पहले उसको ऐड करना होगा। दैट मीन्स कौन कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिनको आप टैक्सेबल अमाउंट में ऐड करेंगे। टैक्सेबल अमाउंट में क्या करना पड़ेगा आपको, इनको ऐड करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हम एक्चुअल में टैक्स अप्लाई करेंगे। जैसे कि टैक्स हो गया, फीस हो गया, चार्जेस हो गया। अब टैक्स, जीएसटी की टैक्स की बात नहीं करें, जीएसटी के अलावा बाकी जैसे भी टैक्स लगते हैं, जैसे कि कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर अलग से टैक्स लगते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए जो सिगरेट के अंदर जो तंबाकू का जो कंपोनेंट्स होता है, तंबाकू का जो मटेरियल होता है, उसके ऊपर अलग तरह की ड्यूटीज लगती है, अलग तरह का टैक्स लगता है। तो जो पहले जो टैक्स जो अमाउंट है उस कंपोनेंट की, ठीक है, उस सामान की, उस कमोडिटी की, देन उसके ऊपर जो स्पेशल जो लगाया जाने वाला टैक्स है वो, देन उसके बाद जो टोटल अमाउंट आएगी उसके बाद हमारा जीएसटी की रेट अप्लाई होनी चाहिए। तो कहने का मतलब सिंपल ये है, जीएसटी नहीं इंक्लूड होना चाहिए, बाकी सब हो सकते हैं, जैसे कि टैक्स हो गया, फीस हो गया, चार्ज हो गया, लिवाई हो गया, अंडर एनी लॉ अदर देन द जीएसटी, जीएसटी के अलावा। क्लियर है? या फिर कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो कि उठाया है रिसिपेंट ने, किसके बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे, ये हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15(2)(a) के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे केवल और केवल टैक्स, ड्यूटी, चार्ज, लिवाई के बारे में। अगर बात की जा रही है एक्सपेंसेस की, वो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2(b) के अंदर डिफाइन किया गया है। अगर बात करें इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस की, ठीक है, ऐसे खर्चे जो कि आप स्पेशली इवेंट को जनरेट करने के लिए खर्चा करते हैं, ठीक है, जैसे गिफ्ट हो गया, ठीक है, जो डिलीवरी चार्जेस की बात की जाती है, तो यहाँ पे सेक्शन 15 सबसेक्शन 2(c) के बारे में डिस्कस किया जाएगा, सी के अंदर ये डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे जो इंटरेस्ट और लेट फीस, ये कहाँ डिस्कस किया गया है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 और d में डिस्कस किया गया है। और ऐसी सब्सिडीज भी तो होती है ना, जिसके कारण क्या होता है, हमारे प्राइस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। इन सब्सिडीज को क्या करेंगे हम, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2(e) में डिस्कस करेंगे। किसको छोड़ के, गवर्नमेंट की सब्सिडीज को छोड़ के। गवर्नमेंट किसके ऊपर सब्सिडीज देती है, किसानों के जो भी आपको कंपोनेंट मिलता है उसमें सब्सिडीज मिलती है, जैसे कि सिलेंडर में भी सब्सिडीज मिलती है, जो कि नॉर्मली आपको देखने को भी मिलती है ना। तो बढ़ते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 2(a) के अंदर क्या डिस्कस किया गया है कि अगर कोई भी टैक्स, अब आपको इतना तो समझ में आ गया क्या क्या इंक्लूड करना है। अब सीधा हम इस पिक्चर की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि एक सेक्शन क्या कह रहा है। टैक्स हो गया, ड्यूटी हो गया, सेस हो गया, फीस हो गया, कोई भी चार्ज हो गया। देखो चार्ज का एग्जांपल मैंने यहां पे दिया था आपको, कहां गया, सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस देखो कब लगाया जा रहा है, टैक्सेबल अमाउंट पे लगाया जा रहा है, राइट। देन उसके बाद जीएसटी लगाया जा रहा है। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसे चार्जेस है, कोई भी ऐसी ड्यूटी है, सेस है, वो आपके ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है। उसे हम जो भी वैल्यू है हमारी सप्लाई की, जो भी, अब इसमें वैल्यू क्या है, 1,07,517, इसके ऊपर ये सर्विस लगाई गई है। अब इसको ऐड करने के बाद तभी हम जीएसटी लगाएंगे 18%। इज इट क्लियर? तो यहां पे यही कह रहे हैं, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह की आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ओके। बट क्या इंक्लूड नहीं होगा, जीएसटी को छोड़ के, क्योंकि अब देखो आपको नजर आ रहा होगा जीएसटी सबसे नीचे लगाया गया है ना। तो जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी से पहले कोई भी ऐसी चीज लग रही है जो कि कंपलसरी बोला गया है कि इंक्लूड होगा, उसको हम इंक्लूड करेंगे सेक्शन 15 सबसेक्शन 2(a) इसको डिफाइन करते हैं। कोई भी ऐसा एक्सपेंसिव जो कि सप्लायर के बिहाफ पे है, बट पे किसने किया है, रिसिपेंट ने किया, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहेंगे, हम एक्सपेंसेस को कहेंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रिसिपेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर। देखो ये क्या कहता है, एक सेकेंड, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। आप घर बना रहे हैं, आपके घर में कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और आपको ईंटों की जरूरत है, ठीक है, ब्रिक्स आपने मंगवाई है, भट्टे से मंगवाते हैं ना, तो आपने मंगवाई, और भट्टे से जो ईंट जो मंगवा रहे हैं वो दुकानदार ने स्टोर करके रखी हुई है अपने वेयर हाउस के अंदर। आप यहां पर जाकर इस वेयर हाउस वाले पर्सन से डील कर रही है। आपने कहा कि मुझे 3,000 ईंट चाहिए, ठीक है, 3,000 करके आप मंगवा रहे हो, 3,000 आपने ईंट मंगवाई है। अब वो कहते हैं कि ठीक है, आप 3,000 पे ईंट आपको पड़ जाएगी जी 22,000 रुपए की, ठीक है, ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि जो भी पर्सन, जो लेबर है हमारी, उसको
ट्रैक्टर या ट्रॉली के अंदर जो उस जब हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली कहते हैं, आपके वहां पे देखो क्या कहते हैं, ठीक है, मींस की ऐसे व्हीकल में जहां जिसके अंदर क्या चढ़ाया जा रहा है, वो ब्रिक्स चढ़ाई जा रही है, वो ईंटें चढ़ाई जा रही है, वो चढ़ाने की जो लेबर है वो क्या है, वो है 200 रुपए, और जो उतारेगा उस ब्रिक्स को उसकी भी लेबर है वो क्या है, वो 200 रुपए। तो टोटल 400 रुपए और इसका ऊपर से खर्चा आ गया, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे 22,000 और 400 रुपए, तो कितना टोटल खर्चा आ गया, 22,400 रुपए हमारा क्या हो गया, टोटल खर्चा हो गया। अब ये देखो ऐसा खर्चा जो कि रिसिपिएंट ने उठाया है, किसके बिहाफ पे, सप्लायर। अब देखो लेबर भी उसने दी है, ट्रैक्टर भी उसका है ना, उतार भी वही रहे हैं, चढ़ा भी वही रहे हैं, बट आपको तो केवल सर्विस मिल रही है कि आके अपने घर के सामने या फिर आपकी जो फर्म है उसके सामने क्या हो रहा है, आपको वो सामान मिल रहा है। तो इस केस में आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो 22,000 ना होकर वो कितनी होगी, 22,400 रुपए होगी, ठीक है। समझ में आ गया। ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर वो अमाउंट, ऐसे जो खर्चा है, ऐसा जो अमाउंट है जो कि लाइबल था पे करना सप्लायर का, बट वो आपने पे कर दिया बिहाफ ऑफ द अमाउंट एक्सपेंसेस आर पेड बाय द रिसिपेंट, अगर वो आपने इंक्लूड नहीं किया, वो खर्चा इंक्लूड नहीं किया प्राइस के अंदर, तो आपको जरूरी है कि वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसे ऐड करें। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक फर्म ने ऑडिट करवाया, आप इन सबको पढ़ सकते हो। देखो आपके लिए बहुत सारी एग्जांपल्स अवेलेबल है, क्योंकि जो जीएसटी के अंदर विदाउट एग्जांपल आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ऑडिट की फीस 1 लाख थी और उस ऑडिटर को वहां अपने वापस प्लेस पर पहुंचाने के लिए टैक्सी बुलाई गई थी, तो नॉर्मल सी बात है, जिसको सर्विस मिली, उस रिसिपिएंट को, उस फर्म को सर्विस मिली, तो उसने क्या किया, ऑडिट फीस तो दे ही दी साथ में, और जो ऑडिट करने आया था उसके लिए जो टैक्सी बुक की थी उसका खर्चा भी आपको उठाना पड़ा। तो 1 लाख तो आपने ऑडिटर को दिए, 8,000 रुपए आपने किसको दिए, उस टैक्सी वाले पर्सन को दिए, तो आपका टोटल खर्चा कितना होगा, 1,08,000 रुपए हो गया। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि क्या कब होते हैं, जब हम कहते हैं ना कि हम स्पेशल पैकेज, आप क्या करें, मान लो कि आप यहाँ हैं, आपको आज शादी के अंदर जाना है, ठीक है, शादी में जाना है, और शादी में आप क्या कर रहे हैं, एक गिफ्ट को आपने परचेज किया है, और आप दुकानदार, गिफ्ट का जो प्राइस है मान लो कि 5,000 रुपए स्पेशल गिफ्ट है, तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं इसकी स्पेशल पैकिंग भी करवा लूं, कहीं ये मतलब टूट फूट ना जाए रास्ते में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसकी अट्रैक्टिव पैकिंग करवाना चाहते हैं, है ना। तो जब हम क्या करते हैं, जब स्पेशल पैकिंग करवा रहे हैं, अट्रैक्टिव पैकिंग करवाने, तो नॉर्मल सी बात वो जो थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगी, है ना। तो नॉर्मल पैकिंग की बजाय आपने स्पेशल पैकिंग करवाई, और पैकिंग का प्राइस मान लीजिए आपका ये है 500 रुपए, तो इस टाइम जो गिफ्ट की जो वैल्यू होगी वो पता है क्या होगी, 5,500 रुपए होगी। तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2017 सीजीएसटी एक्ट के दौरान ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपको क्या करने पड़ेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इसको इंक्लूड करेंगे। उसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, चाहे वो कमीशन हो गया, कोई भी पर्सन आपसे कमीशन चार्ज कर रहा है तो वो उसी के अंदर इंक्लूड होता है ना। इवन कोई भी आप पैकेजिंग करवा रहे हैं तो रिसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, उसकी जो अमाउंट है आपके सप्लाई के अंदर क्या करनी पड़ेगी, वो एड ऑन करनी पड़ेगी। नीचे आपको गिफ्ट का ही एग्जांपल दिया, ठीक है। चलिए, तो अगर हम उसको ऐड नहीं करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, टैक्स हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जीएसटी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि दिस अमाउंट इज इंक्लूडिंग इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। जो भी अमाउंट आपने स्पेशली एज ए इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हुआ है आपका 500 रुपए हमारा इस एग्जाम्पल में हुआ है, तो आपको उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। चलो, तो फोर्थ पॉइंट पे पहुंचते हैं। क्या कहता है कि इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेइंग द पेमेंट। पेनल्टी कब लग रही है, लेट फीस के ऊपर लग रही है, इंटरेस्ट किसके ऊपर लग रहा है आपको, आप जब लेट फी पेमेंट करते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आपका, जैसे कि इसमें एग्जांपल ले लेते हैं चालान का, ठीक है, आपकी गाड़ी का चालान कटा है और आपको डेट दी गई थी कि आपको 5 तारीख तक बिफोर ड्यू डेट, ठीक है, 5 तारीख दे दी है, सॉरी यहां पे 5 तारीख वो दी है जब आपको क्या किया गया है, जो आपकी जो चालान कटा है उस दिन की डेट दी है, आपका चालान बना है 1,000 रुपए, और आपको बता दिया गया है कि बिफोर, यहां पे बिफोर नहीं आएगा, बिफोर ड्यू डेट, आपकी ड्यू डेट दे दी है 10 तारीख, ठीक है। 5 तारीख को चालान कटा और आपको कहा है कि 10 तारीख तक आपने अगर पे नहीं किया तो आपके ऊपर 300 रुपए और एज अ पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। तो इस केस में अगर ऐसे इंटरेस्ट भी लग सकता है ना,
पेनल्टी भी लग सकती है। अगर इस तरह का कोई भी केस है तो आपकी जो एक्चुअल अमाउंट थी और जो आपको पेनल्टी लगी है उन दोनों को ऐड करके 1300 रुपए क्या करना पड़ेगा आपको, आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी, आपकी टैक्सेबल अमाउंट मानी जाएगी, देन उसके बाद आपकी क्या होगा, जीएसटी अप्लाई होगा। तो कहने का मतलब अगर किसी भी तरह का इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी है लगी हो आपके ऊपर तो आपकी वो उस एक्चुअल अमाउंट में आपको क्या करनी पड़ेगी, इंक्लूड करनी पड़ेगी, देन तभी आप क्या कर सकते हो, जीएसटी को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है सब्सिडीज। लास्ट पॉइंट है हमारे सेक्शन 15 का, सब सेक्शन 2 का लास्ट पॉइंट है, क्या कहता है, सब्सिडीज। ऐसी सब्सिडीज जो कि आपको क्या है, गवर्नमेंट ने नहीं प्रोवाइड की है। किसने प्रोवाइड की है, अदर देन द गवर्नमेंट, दैट मींस एनजीओ ने प्रोवाइड की है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, और नॉर्मल सी बात है, देखो बच्चे, अगर आपको सब्सिडीज मिल रही है तो उसमें क्या होता है, आपकी जो प्राइस होता है ना वो कम हो जाता है। अगर कोई चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है, ठीक है, उसका एक्चुअल रेट 110 रुपए का है, सब्सिडीज मिल गई 10 रुपए, तो उसका अमाउंट कितना बन गया, 100 रुपए हो गया ना। तो इस केस में जो रेट होगी टैक्स की वो कौन से पे लगेगी, 110 में लगेगी या फिर 100 में लगेगी, तो नॉर्मल सी बात है इस पे लगेगी, है ना। तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो रहा है ना। अब अगर यही वैल्यू 1 लाख होती, ठीक है, और यहां पर 90,000 होता, मैंने कहा अब आपको 10% कोई रेट लगा दी है, यहां पर भी 10% रेट लगा दी है, यहां पर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यहां पे 900 रुपए हो जाएंगे। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है जिसमें 100 रुपए का नुकसान किसको हो रहा है, गवर्नमेंट को हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसे रूल क्या कहते हैं कि अगर कोई सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है तो वो तो अलाउड है, आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कोई भी ऐसी सब्सिडीज जो अदर देन गवर्नमेंट ने दी है उसको आप इंक्लूड अपनी एक्चुअल वैल्यू में वापस करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, सब्सिडीज प्रोवाइड बाय द सीजी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे या फिर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, इनको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर अदर देन द है, एनजीओज है, तो उस केस में हमें इंक्लूड करना होगा। बट वो इंक्लूड भी वही 2 कंडीशन आ जाती है कि क्या वो प्राइस से रिलेटेड है, क्या वो प्राइस से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो सीधा डायरेक्टली प्राइस से रिलेटेड है तो उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे, उस अमाउंट को जो भी आपको एज ए सब्सिडीज मिली थी उसे वापस उस वैल्यू ऑफ जो अमाउंट है उसमें वापस ऐड कर देंगे, देन उस अमाउंट के ऊपर क्या लगाएंगे, टैक्स की रेट लगाएंगे। इज इट क्लियर। अगर वो डायरेक्टली प्राइस से रिलेटेड नहीं है तो उस केस में हम क्या मानेंगे, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड नहीं होगी। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए और वो सब्सिडीज किसने प्रोवाइड की होनी चाहिए, अदर देन द गवर्नमेंट ने प्रोवाइड होनी चाहिए। तब ये क्या लगा सकते हो आप, उसके ऊपर उसके अंदर क्या, सॉरी, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या करेंगे, उसे इंक्लूड करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पे सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 भी कंप्लीट हो गया। इसको कंसाइज फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको और थ्योरी मिल जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 3 कि ऐसी कौन कौन सी आइटम्स है जो कहीं ना कहीं आपको सामने नजर भी आ रहा होगा, डिस्काउंट की बातें की जा रही है कि ऐसा कौन सा डिस्काउंट है जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं किया जाता है। इसकी भी कुछ एक कंडीशन है। ठीक है, जैसे कि अभी तक हम बाकी कंडीशन पढ़ते आ रहे हैं, इसकी भी क्या है, कंडीशन है। सीधा हम कंडीशन पे आते हैं। क्या कहता है कि पहले आपको डिस्काउंट का मतलब समझा देते हैं, क्योंकि आपको जो ये एग्जांपल दिखाया था ना मैंने, ये आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है डिस्काउंट 1.4% नजर आ रहा है, ये माइनस किया हुआ है, दैट मींस ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं है, उसी की बात की जा रही है। जैसे कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे जैसे कि ना डिस्काउंट भी काफी तरह के हो रहे हैं, है ना। ये जो देखो नीचे मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाए हुए हैं, यहाँ पर देखो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, ये है मैन्युफैक्चरर और यहाँ पे ये है होलसेलर। ठीक है, अब ये जो मैन्युफैक्चरर है इसने क्या किया है, सामान इसको दिया है, आगे रिटेलर भी है, राइट, ये आगे सामान प्रोवाइड कर रहा है। इन केस जब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर या रिटेलर या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर सामान क्या करता है, बल्क में खरीदता है, उस टाइम आपको क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो कंडीशन क्या है कि पहले मैं आपको डिस्काउंट का मतलब समझा रही हूं कि ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं, जब क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से कोई भी होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर बल्क में जब सामान खरीदता है उस टाइम उसे क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। अगर बात की जाए क्वालिटी डिस्काउंट की, वो तब मिलता है जब कोई भी कस्टमर क्या करता है, सामान बल्क में खरीदता है, लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, उस टाइम उसे क्या दिया जाता है, क्वालिटी डिस्काउंट दिया जाता है। और जो डिस्काउंट दिया जाता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, दैट मींस वो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा।
तो देखो यहाँ पे एक शर्ट की बात की जा रही है, शर्ट आपको 1000 की लगी थी बट आपको डिस्काउंट मिल गया 100 रुपए का, तो उसकी एक्चुअल प्राइस 900 रुपए हो गई है। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के हिसाब से उसकी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो क्या होने वाली है, 900 रुपए होने वाले, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो क्या है, एक्सक्लूडेड है। हमारे एग्जाम्पल के अंदर जो मैं आपको बिल दिखा रही हूँ वो भी आपको नजर आ रहा होगा, डिस्काउंट 1.4% ये बाहर नजर आ रही है, राइट। अब यहां पर दो कंडीशन है, क्या आपको डिस्काउंट के बारे में पहले ही पता था सप्लाई से पहले, या फिर डिस्काउंट के बारे में आफ्टर सप्लाई पता चला। अब बात यहां पे आ जाती है कि पता कब चल रहा है, डिस्काउंट बिफोर और एट द सप्लाई, जब आपने सप्लाई की या फिर उससे पहले आपको पता है कि डिस्काउंट मिलने वाला है, तो उस केस में तो इंक्लूड करेंगे नहीं। एक आ जाता है आफ्टर के केस में, देखो इसमें भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे बट अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है। पहली कंडीशन कि उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, छोटा सा पॉइंट है ये, एग्रीमेंट हुआ है, तभी क्या कर सकते हो आप, डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने आईटीसी का जो भी अमाउंट था वो आपने रिवर्स कर दिया। आईटीसी का मतलब क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे हैं, मींस कि जो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है ना, ठीक है, इसके ऊपर आपने इनपुट खरीदते वक्त इस अमाउंट के ऊपर जो भी आपका ये सामान बनता है, इसका अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस रिटर्न कर दिया है, तो इस केस में क्या होगा, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ गया, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट रिवर्स बाय द रिसिपेंट के द्वारा वो रिवर्स कर दिया गया है आईसीटी का वो अमाउंट जो कि आपके डिस्काउंट की अमाउंट पे आपको मिला था, ठीक है। अब ये आप ये मत कहना कि मैम आईटीसी क्या होता है, क्योंकि हम पीछे से काफी सारे जो चैप्टर हैं वहीं पे हम डिस्कस करते आ रहे हैं। बाकी इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में, आईटीसी का कंप्लीट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसके अंदर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे ये जो डिस्काउंट का एक्सक्लूजन पॉइंट है ये भी समझ में आ गया। अब जल्दी से हम थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में सेक्शन जो जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेस पर, कि हम इसे क्या मानेंगे, टैक्सेबल अमाउंट मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। सेक्शन 15(1) क्या पढ़ा हमने, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसी को हम क्या मानेंगे, हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। सेक्शन 15(2) क्या डिसाइड कर रहा था कि आपकी ऐसी कंपल्सरी इंक्लूजन पॉइंट है जो कि आपको इंक्लूड करने ही होंगे, इसको भी हमने फर्दर 5 पार्ट्स में डिस्कस किया। सेक्शन 15(2)(a) हमारा इंटरेस्ट फीस चार्जेस के बारे में बात कर रहा था। सेक्शन 15(2)(b) हमारा किसके बारे में बात कर रहा था, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि सप्लायर के बेस पे एक रिसिपेंट ने उठाए हैं। सेक्शन 15(2)(c) क्या कह रहा था, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहा था। सेक्शन 15(2)(d) जो है हमारा ऐसे गिफ्ट के बारे में बात कर रहा था, राइट। एक बार मैं चेक करके बताती हूँ, सब्सिडीज हमारी लास्ट में थी, देन उसके बाद इंटरेस्ट और लेट फी, राइट। इंटरेस्ट और लेट फी के बारे में बात कर रहा था। सेक्शन 15(2)(e) जो है हमारे सब्सिडीज के बारे में बात कर रहा था, अदर देन द गवर्नमेंट, ठीक है जी। और सेक्शन 15(3) किसके बारे में बात कर रहा है कि कंपल्सरी एक्सक्लूजन के बारे में बात कर रहा था, दैट मींस उस डिस्काउंट पॉइंट के बारे में बात कर रहा था जो कि आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होने वाले हैं। ये कंप्लीट आपका सेक्शन 15(3) था। अब बात करते हैं हमारे सेक्शन 15(4) के ऊपर, कि जिसके अंदर ये कहता है कि अगर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू डिसाइड कर ही नहीं पाए, सेक्शन 15(1) के तहत, 2 के तहत, 3 के तहत, तो अब आ जाती है कि आप उन रूल्स को फॉलो करें, आप उन रूल्स को अप्लाई करें जो कि आपको दिए हुए हैं। देखो किसी की सब, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ऐसे लिखा होगा कि रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, किसी भी बुक के अंदर अगर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35 ऐसे भी लिखा हो सकता है। सो जैसे भी जिसकी भी बुक में जैसे भी है आप उसको देख लेना, बट हाँ सेम है दोनों का मतलब, ठीक है। ये तो एक सुटेबिलिटी के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ऐसे लिख दिया है, अदरवाइज ये रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 35 तक दिए हुए हैं सेक्शन 15(4) के अंदर। चलो तो स्टार्ट करें इन रूल्स को। चलो यहां तक सभी को चैप्टर समझ में आ गया, क्योंकि अब जो है हमारा 50% चैप्टर हो चुका है, 50 और रहता है, ठीक है। चलिए तो
एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूएशन रूल इफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू बेसिस इज नॉट एप्लीकेबल, देन हम क्या करेंगे, सेक्शन 15(4) को अप्लाई करेंगे। यही बात कह रहा है कि अगर जो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि सेक्शन 15(1), 2, 3 को अप्लाई करें। अगर उसके बेस पे ट्रांजेक्शन वैल्यू डिसाइड करने में हम इनकैपेबल रहे, बहुत मतलब अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगी जिसके ऊपर हमारा फाइनली टैक्स अप्लाई होने वाला है, वो क्या रहने वाला है, आप उसको डिसाइड नहीं कर पाए, तो सेकंड स्टेप आ जाता है कि आप सेक्शन 15(4) को यूज करें। अब सेक्शन 15(4) के अंदर 9 रूल्स हैं। तो सबसे पहला जो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कंसीडरेशन आपको पूरा मनी में नहीं मिला तो क्या करोगे भाई। वो फोन का एग्जाम्पल याद है सभी को, जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो फोन है आपका 10,000 रुपए का है, ठीक है, आपने नया फोन लिया और उसके बदले में पुराना फोन भी दे रहे हो और थोड़े बहुत पैसे भी दे रहे हो, तो दैट मीन्स जो कंसीडरेशन पूरा मनी में नहीं है, आधा अधूरा मनी में है, तो इस केस में ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगी, हमारी रूल नंबर 1 के हिसाब से डिसाइड होगी। क्योंकि ट्रांजेक्शन वैल्यू के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या बोले थे कि सप्लायर और जो रिसिपिएंट है दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए। दूसरा, मैं यहां पे लिख भी देती हूं दोबारा से कि जो रिसिपिएंट है और जो आपका सप्लायर है वो दोनों आपस में क्या नहीं होनी चाहिए, रिलेटेड नहीं होने चाहिए। दूसरा ये बोला गया था प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। सोल कंसीडरेशन का मतलब तो समझ गए। अब जो पहला केस है वो क्या नजर आ रहा है कि सोल कंसीडरेशन नहीं है, दैट मींस पूरा पैसा मनी में नहीं मिला, कुछ ना कुछ बीच में मिला है। तो इस केस में जो ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे 4 क्राइटेरिया है। 4 क्राइटेरिया क्या दिए हुए हैं। रूल नंबर 1A क्या कहता है, इसी को बेटे ध्यान से समझना बच्चे सारे के सारे, क्योंकि अगर आपको ये जो पिक्चर बनाई हुई है ना ये समझ में आ गई तो कहीं ना कहीं आपको रूल नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये रूल नंबर 1 से लेकर 6 तक ये थोड़ा थोड़ा बेस रहने वाला है इसका, सो प्लीज फोकस। ओके, तो देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू नॉट कंसीडरेशन मनी में नहीं है, पूरा कंसीडरेशन मनी में नहीं है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, पहला काम तो ये है कि आप उसकी ओपन मार्केट वैल्यू देख लें। ओपन मार्केट वैल्यू दैट मींस अगर वही सामान किसी और से आप खरीद रहे हैं तो इस केस में आपके जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू होने वाली क्या है उसको मान लेंगे। मान लो कि आपके जो ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, आपको ओल्ड फोन भी दे दिया है, आपको साथ साथ आपको मनी भी दे दी है, तो ये है न्यू फोन। तो ये चेकआउट किया जाएगा जो मार्केट में जो वैल्यू है वो क्या रहने वाले। मान लो मार्केट में 12,000 रुपए वैल्यू है इसकी, तो इस केस में जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी वो हमारी 12,000 होगी। फर्स्ट केस समझ में आ गया, रूल नंबर 1A का। सेकंड केस क्या कहता है, रूल नंबर 1B, कि ये भी तो हो सकता है भाई मार्केट वैल्यू हो ही ना, क्या पता प्रोडक्ट जो है नया लॉन्च हुआ हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू ही नहीं पता आपको, तो इस केस में क्या करेंगे, जो आपको मनी दी है वो, ठीक है, मान लेते हैं जो मनी है वो 7,000 रुपए है, और साथ में ये देखेंगे जो भी आपको अदर देन कंसीडरेशन मिला, अदर देन कंसीडरेशन दैट मींस जो आपको पुराना फोन मिला है उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू आपको पता चल गई तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है। अब आपको ये पता लगा कि जो उसकी ओल्ड फोन की जो मार्केट वैल्यू जो क्या है, कंसीडरेशन वैल्यू क्या है, वो 4,000 रुपए है। तो यहाँ पे इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, देन 11,000 रुपए हमारी वैल्यू हो जाएगी। ये हमारी क्या है, ट्रांजेक्शन वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है। तो क्या लिखा हुआ है, कंसीडरेशन इन मनी, जो भी अमाउंट आपको एज ए कंसीडरेशन मिला है उसको इंक्लूड करेंगे, साथ ही साथ में प्लस करेंगे क्या, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन नॉट इन अ मनी, उस प्रोडक्ट की उस कंसीडरेशन वैल्यू को डिफाइन करेंगे, लिखेंगे जो कि आपको मनी में नहीं मिली। अब हमारे एग्जाम्पल के अंदर 7,000 था, ठीक है, और 4,000, तो टोटल कितना हो गया, 11,000 हमारी क्या होगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गई अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1B के हिसाब से। चलो भाई, अब मान लो मार्केट वैल्यू भी नहीं है, ठीक है, और आपको कंसीडरेशन भी, चलो इस केस में हम थोड़ा एक नया एग्जांपल लेते हैं। रूल नंबर 1C के अंदर मान लो कि आप मार्केट में एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपके लिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है कि आपको ये डिसाइड कर पाना कि आप उस प्रोडक्ट का कितना प्राइस चार्ज करें, तो कितनी ट्रांजेक्शन वैल्यू सेट करें। तो इस केस में ये देखा जाएगा कि जो अदर मार्केट वाले जो पर्सन है ना, वही प्रोडक्ट कितने में लॉन्च कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट कितने में सेल कर रहे हैं, उनकी जो वैल्यू होगी वही हम क्या मानेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू को हम डिसाइड कर देंगे।
ठीक है। पहला केस क्या देखा कि ओपन मार्केट को देखेंगे, उसी प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है कि मार्केट में इसकी अगर हम किसी और से सामान लेते हैं तो क्या रेट होता है। दूसरा हमने देखा कि उसको जो कैश में मिला है और जो अदर देन कैश मिला है उनकी मॉनेटरी वैल्यू को चेकआउट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारी कंसिडरेशन वैल्यू सॉरी ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाती है। रूल नंबर 1 सी क्या कहता है कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसमें डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं रूल नंबर 1 के हिसाब से, तो ये हम लाइक एंड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। क्वालिटी है बच्चे, यहाँ पे जहां भी क्वांटिटी लिखा हो तो आपको वहां क्वालिटी करना है, ठीक है। क्यों थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पीडीएफ में वर्ड्स की मिस्टेक है, सो उम्मीद करूंगी जब आपको ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी तो उस टाइम आपको विदाउट एरर प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और ये जो पीडीएफ की जो चार्जेस है ₹18 है, क्योंकि ये जो पीडीएफ है बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। नॉर्मल जैसे हम चार्जेस कर रहे थे ₹9 चार्ज कर रहे थे, राइट, बट ये जो पीडीएफ है विद एग्जांपल इवन आपको टैबुलर फॉर्म में भी सेपरेट मतलब 3 से 4 तरीके से कंसेप्ट को समझाया गया है यहाँ पर, सो दैट्स व्हाई ओके। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 1D के ऊपर। रूल नंबर 1D के बारे में क्या कह रहा है कि इन केस आप ना तो ए ना बी ना सी किसी से भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूल 4 अप्लाई करना पड़ेगा उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू को जानने के लिए, रूल 5 अप्लाई करना पड़ेगा उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू को जानने के लिए, ठीक है। सो यहां पर रूल 5 और 4 को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आने वाला है, ठीक है। रूल नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। ओपन मार्केट वैल्यू के अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे, उसकी सॉरी ट्रांजेक्शन वैल्यू ओपन मार्केट की मानी जाएगी, ठीक है जी। अगर ओपन मार्केट अवेलेबल नहीं है तो उसकी जो भी वैल्यू आपको जितना कंसिडरेशन मिला है और जो आपको मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी प्रोडक्ट की, जो ओल्ड प्रोडक्ट है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी उन दोनों को ऐड कर देंगे, देन उसको हम क्या मानेंगे, हम ट्रांजेक्शन वैल्यू मानेंगे। बोथ लाइक एंड काइंड एंड क्वालिटी की बात की जा रही है, या फिर रूल नंबर 4 और 5 की, ओके। चलिए तो रूल नंबर 2 पे पहुंचते हैं। पता क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और द रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एन एजेंट। अब ये कहते हैं कि एजेंट को हटा के अगर आपकी सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन में हो रही है। पहला केस हमने किसके बारे में पढ़ा कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू की जो दो कंडीशन थी कि पर्सन सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, और दूसरा प्राइस क्या होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। सोल कंसिडरेशन के रिगार्डिंग हमने पहला पॉइंट कर लिया कि सोल कंसिडरेशन में प्राइस नहीं मिल रहा है, ठीक है, कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि दोनों के दोनों पर्सन क्या है, रिलेटेड है, बट अदर देन एजेंट की बात, क्योंकि अदर देन एजेंट रूल नंबर 3 में आपको डिफाइन किया हुआ है, तो उसको वहां डिस्कस करेंगे। तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में जानते हैं क्या होता है, जिसका पैन नंबर एक होता है बट रजिस्ट्रेशन क्या होता है डिफरेंट एरिया में आपने करवाया होता है अपने फर्म का, और आपके जो रिलेटेड पर्सन तो समझ ही गए, जो सप्लायर है जो रिसिपिएंट है दोनों आपस में क्या है, रिलेशन में है, जिसके कारण वो कम प्राइस को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो यहां पर भी एज इट इज जो मैंने बोला था आपको रूल नंबर 1 बहुत अच्छे से समझना, तो यहाँ पे यही रूल अप्लाई हो रहा है। तो अगर पहला केस आ जाता है, अगर वो सामान क्या कर रहे हैं, सामान है 10,000 रुपए का, वो बेच रहे हैं 7,000 रुपए में आपस में, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। वो कहता है कि ओपन मार्केट में जो भी है वैल्यू वही हम कंसीडर करेंगे, चलो जी। दूसरा कहता है कि चलो ओपन मार्केट की जो वैल्यू है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये देखा जाएगा कि दूसरी इसी तरह के सामान की जो क्वालिटी है, कंटेंट जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो रहा है उसकी क्या वैल्यू है उसको मान लेंगे। अगर तब भी आपको डिसाइड नहीं हो रहा है तो उस केस में रूल नंबर 4 रूल नंबर 5 को अप्लाई करेंगे। ये भी हम आगे डिस्कस करें, मैंने आपको भी बताया है ना। लग रहा है अब आसान, क्योंकि रूल नंबर 1 अगर क्लियर हो रहा है तो रूल नंबर 2 भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलो जी, 1 मार्केट वैल्यू क्या है, रूल नंबर 2 ए क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ द डिस्टिंक्ट पर्संस ऑफ वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट आर द रिलेटेड। जब दोनों क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उस केस में जो ओपन मार्केट जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू होगी। इज इट क्लियर? क्योंकि जो इस सिचुएशन में जो क्या है, आपके जो मेंबर है वो क्या है, रिलेटेड होते हैं, है ना। तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू जो सेक्शन 15(1) के अंदर हमने डिस्कस किया था उसको हम सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको थ्योरी में दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। ओके, यहाँ पे एक केस और आता है कि जो मान लो ये जो सप्लायर है, ये जो बायर है, रिलेटेड पर्सन है, ओके जी, इसने क्या किया है, जो 10,000 रुपए का सामान था उसने 7,000 रुपए में दे दिए, ठीक है जी। बट जो ये जो रिसिपिएंट है इसका मेन पर्पस क्या है कि आगे फर्दर इसको सप्लाई करनी है। दैट मीन्स आगे इस जो भी सामान आपसे ले रहा है उससे क्या, उस सामान को क्या करना है, आगे सप्लाई करना है, आगे उसको बिजनेस एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे,
सप्लायर के पास ये ऑप्शन है, सप्लायर की वैसे भी ड्यूटी बनती है कि उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, ये जो कि रूल नंबर 2 के अंदर डिसाइड दिखाया हुआ है कि इस केस में जब क्या है, रिसिपिएंट का इंटेंशन क्या है कि उसकी फर्दर सप्लाई करनी है, तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या मानी जाएगी, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज। ठीक है, 90, क्योंकि 90 क्यों कहा, क्योंकि 10% तो भाई नॉर्मल सी बात है, ये भी तो कुछ कमाएगा ना, तो 90% लिया जाएगा। ये नहीं है कि आप कुछ भी इतना कम प्राइस पे दे रहे हैं, नहीं, 10,000 इंटू 90%। ओके, क्या लिखा हुआ है, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज काइंड एंड द क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट फ्रॉम हिज कस्टमर। जो भी आपकी मार्केट वैल्यू होगी उस सामान की, या फिर मैं कहूँ कि इसी तरह का मार्केट में अगर दूसरा प्रोडक्ट है उसकी हम 90% लेंगे। क्लियर है? तो हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर गुड्स की जो सप्लाई हो रही है किसके थ्रू हो रही है, एजेंट के थ्रू। अब देखो हमने ऊपर डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन की बात की जाए, अब यहाँ पे एजेंट के थ्रू अगर सप्लाई हो रही है तो उस केस में वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो क्या डिसाइड होने वाली है। देखो जी, इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये एजेंट है, इसको सामान कहां से मिलता होगा, अपने प्रिंसिपल से मिलता होगा। दैट मीन्स जो इसके एजेंट जिसके बिहाफ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, राइट। चलो, तो ये प्रिंसिपल है, ये इसको सामान प्रोवाइड कर रहा है, देन एजेंट क्या कर रहा है, आगे अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो जी, अब यहां पर जो वैल्यू है ट्रांजेक्शन कैसे डिसाइड होगी, देखो मैं यहाँ पे अमाउंट और लिख लेते हैं कि जो प्रिंसिपल से जो अमाउंट मिल रही है, गुड्स की जो वैल्यू है एजेंट को, वो कितनी है, 4,550 मान लेते हैं, यही एग्जांपल है ऊपर वाला। ठीक है, और ये एजेंट है वो कस्टमर को कितने में सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है 5,000 में। अब इस केस में इसको 4,500 को 50 को माने या फिर इसको माने, चलो कोई नहीं, ये क्या कर रहे हैं, एजेंट अपने प्रिंसिपल से भी सामान ले रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ मान लो कि एक अदर सप्लायर भी है मार्केट में, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है इस प्रोडक्ट की वो कितने में इसको प्रोवाइड कर रहा है, 4,600 में। ठीक है, ये वही सामान, तो नॉर्मल सी बात है, मार्केट वैल्यू क्या है यहां पर इसकी 4,600 में। अब इसके और इसके बीच में तो रिलेशन है ना, अब इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, जितने में इसने खरीदा है, मार्केट वैल्यू इसकी है 4,600 है, और एक कस्टमर को आपने इसको दिया है। अब और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि अब भाई किसे लेंगे। अब नॉर्मल सी बात है, प्रिंसिपल वाला तो वैसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन है, कहीं ना कहीं पैसे को बचाने की बात की जा रही है, जिसके थ्रू आपका टैक्स कम हो जाएगा, तो इसको तो हटा ही देंगे, है ना। अब क्या कहते हैं, CGST एक्ट 2017 के तहत कहता है कि जो आपने सामान सप्लाई किया है कस्टमर को, या तो आप उसका 90% ले लो, या फिर जो आपकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितनी है, अब ये 4,600 है, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर होगा वही क्या लिया जाएगा, आपकी टैक्सेबल अमाउंट ली जाएगी। अब इसका अगर मैं 90% लूं तो 5,000 रुपए का 90% कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए का 90%, देखो ये 90% ऑफ द 5,000 इज 4,500। ठीक है, अब इसमें से जो भी लेस होगा वो ये जो हमारे क्या हो जाएगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगी। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर आपके एजेंट के थ्रू क्या हो रही है, सर्विसेज हो रही है, तो यहाँ पर या तो हम ओपन मार्केट को हम चेकआउट करेंगे, या फिर हम 90% ऑफ द प्राइस जो भी हमने चार्ज किया है उस सप्लाई के ऊपर, उन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो चार्ज करेंगे। अगर फिर भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि रूल नंबर 4 पे पहुंच जाएंगे, रूल नंबर 5 पे पहुंच जाएंगे। अब इतना समझ में आया? अब आप ये कहेंगे कि मैम हर बार आप ये कह रहे हैं कि रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 ही अप्लाई होगा। चलो इस रूल नंबर 4 को भी पढ़ लेते हैं। एक्चुअली में कहता क्या है, ये कह रहा है कि जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल अमाउंट है, वैल्यू है, वो कैसे डिसाइड होगी रूल नंबर 4 के हिसाब से। वो कहता है कि जो भी कॉस्ट होगी, चाहे वो कॉस्ट बनाने की हो, बनाना दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग की हो, या फिर वो कॉस्ट किसी भी सामान को बाय करने की हो, बाइंग कॉस्ट जिसे हम कहेंगे, उसे हम क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ
सप्लाई मानेंगे, टैक्सेबल अमाउंट मानेंगे। मैन्युफैक्चरर किसके केस में होगा? जब कोई सामान एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए हैं, ठीक है, कोई भी ऐसे जैसे कॉटन मिल के जो सामान को क्या किया जा रहा है, उसकी शेप को चेंज किया जा रहा है, उस केस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही क्या माना जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर कोई सामान आप खरीद रहे हैं, ठीक है, रेडी टू रेडी खरीद रहे हैं, फाइनली आप उसको नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचाना है, आपको कोई इसके अंदर और ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में जो आपकी बाइंग कॉस्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कह सकते हैं, तो उसे हम क्या मानेंगे? वैल्यू ऑफ कॉस्ट मानेंगे। आप ये कहेंगे सबसे आसान तो यही था मैम, तो इसको पहले ही बता देते, तभी तो कह रही थी 2 मिनट रुको, देन आपको सब पता चल जाएगा। तो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि रूल नंबर 4 ये कहता है कि कॉस्ट आपकी किसके ऊपर बेस्ड है? आपकी कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है, चाहे आपका प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उस केस में हम क्या लेंगे? 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे। इफ द ट्रेडर है तो भी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। मान लो कोई सामान है, आप ये पर्सन है, आप एग्जाम्पल ही दे लीजिए, ठीक है, मिस्टर जो जेड लिमिटेड है, उसने सामान बेचा है डी लिमिटेड को 90,000 रुपए का। ये है जेड, ये है डी। जेड, इसने इसको 90,000 रुपए का सामान दिया, ठीक है। डी का इस कंपनी के अंदर क्या है? होल्डिंग शेयर है, दैट मीन्स ये क्या है? रिलेटेड पर्सन है। तो नॉर्मल सी बात है, 90,000 को तो हम लेंगे ही नहीं, है ना। किसको लेंगे? ओपन मार्केट की जो वैल्यू होगी, ओपन मार्केट की जो वैल्यू होगी उसको लेंगे। मान लीजिए कि जो इसकी जो मार्केट जो वैल्यू है वो क्या है? 1 लाख है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, फर्दर दिस प्रोडक्ट ऑफ लाइक एंड क्वालिटी इज नॉट अवेलेबल। चलो जी, ये भी नहीं हटा दिया इसमें एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है, मतलब कि मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, और आपको अगर मैं कहूँ कि दूसरी प्रोडक्ट को देख के मार्केट में कोई और सेल कर रहा है, उसको देख के लिया जाए सामान, तो वो भी नहीं गिवन है। बट हाँ, जब आपने इस सामान को खरीदा था, परचेजिंग कॉस्ट जो है आपकी वो 1 लाख रुपए आई है, तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? 110% ऑफ कॉस्ट। अब आपकी कॉस्ट कितनी आई है? 1 लाख रुपए आई है। 1 लाख रुपए का हम 110% करेंगे तो नॉर्मल सी बात है 1,10,000 रुपए हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगी। इज इट क्लियर? रूल नंबर क्लियर है 4। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि रेजिडुअल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये तो इसने कुछ दे ही नहीं रखा, बहुत आसान है। ये कहता है कि अगर आप रूल नंबर 1 से लेकर 4 तक आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हमें किसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, तो इस केस में जो भी प्रिंसिपल प्रोविजन सुटेबल रहेगा, कंसिस्टेंट में रहेगा, आप उसको मान लेना है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो रीजनेबल जो भी रहने वाला है, प्रोविजन जो भी है सेक्शन 15 के अंदर जो डिफाइन किया गया है, आप उसको मान लेना, ठीक है। बट यहां पर भी फिर 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला क्या है कि अगर आप सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की कर रहे हैं तो रूल नंबर 5 आपको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप केवल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो उस केस में जरूरी नहीं है कि आप रूल नंबर 4 पे जाएं, आप सीधा रूल नंबर 5 पे भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि 110% ऑफ द कॉस्ट होनी चाहिए। अब जरूरी तो नहीं है कि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें जिनकी इतनी कॉस्ट भी ना बनती हो, तो इसी वजह से कहा गया है कि आप सीधे इसको फॉलो ना करते हो, आप सीधा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, सप्लायर के पास ऑप्शन है, रिसिपेंट के पास ऑप्शन है कि उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है उसको निकालने के लिए वो सर्विसेज के केस में रूल नंबर 5 के ऊपर सीधा डायरेक्ट आ सकता है आफ्टर द रूल नंबर 3। इज इट क्लियर? देखो हमने तीनों रूल 4-5 रूल क्लियर कर लिए हैं। फर्स्ट रूल किसके, 27 रूल किसके ऊपर था हमारी, जब हम क्या है नॉन कैश बोले या फिर पूरा कंसिडरेशन में पैसा नहीं मिला उसमें था, या फिर सेकंड पॉइंट क्या था कि हमारा जो पॉइंट है वो डिस्टिंक्ट पर्सन के पॉइंट में था और जो हमारे रिलेटेड पर्सन है उनके बीच में रिलेशन हो रहा है और फिर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अदर देन द एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि हमारा एजेंट के विद द हेल्प ऑफ क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन सप्लाई की जा रही है, सप्लाई ऑफ गुड्स की जा रही है। रूल नंबर 30 क्या था कि कॉस्ट की बेस पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी वैल्यू को डिसाइड कर रहे हैं। रूल नंबर 31 क्या है, सेक्शन 15 में जो भी रीजनेबल पॉइंट रह गए, रीजनेबल जो एक्ट पॉइंट्स हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं 6, 7, 8, 9 की। 6 किसके बारे में बात कर रहा है, 6 स्पेसिफिक सप्लाई के बारे में बात कर रहा है। कुछ एक ऐसी सप्लाई है जो कि क्या है आपकी यहाँ पर डिफाइन की गई है कि अगर
जो अभी तक हमने ऊपर डिस्कस किया है वहां पर वो नहीं आई है, तो अब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि क्योंकि ये जो रूल नंबर 6 है ना, वो रूल नंबर 6(2) से रूल नंबर 6(7) तक यहाँ पे 6 पॉइंट है जो कि अलग अलग सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। तो पहले जो रूल नंबर 6 सबसेक्शन 2 के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन को सर्विस कैसी चाहिए कि आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी है। क्या करवानी है? करेंसी एक्सचेंज करवानी है। मान लो कि आपको करेंसी करवानी है कि आपका जो इंडियन रुपीज है उसको आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है या फिर डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो सकता है कि जिसमें आपकी इंडियन करेंसी इंक्लूड होती है ना। दूसरा केस क्या है कि इंडियन करेंसी की बात नहीं की जा रही, वहां पे अमाउंट की बात की जा रही है कि आपको कितना अमाउंट एक्सचेंज करवाना है। आपको 200-250 रुपए करवाना है, आपको 1 लाख रुपए करवाना है, आपको 10 लाख रुपए करवाना है आपको, या फिर 10 लाख से ऊपर करवाना है। तो यहाँ पर इसकी स्पेसिफाइड लिमिट डिसाइड की गई है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर करेंसी के अंदर इंडियन रुपीज इंक्लूड है, ठीक है, और वहां पर जो आरबीआई की रेफरेंस रेट भी गिवन है, करेंसी इज एक्सचेंज फ्रॉम और टू इंडियन रुपीज, या तो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करवाना हो या फिर इंडियन रुपीज को किसी अदर करेंसी में कन्वर्ट करवाना हो, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, रूल नंबर 6(2)(a) के अंदर सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? नीदर ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन इज रुपीज इन इंडियन। अगर ऐसा भी हो तो हो सकता है कि इंडियन में ना कन्वर्ट करवाना हो, जैसे कि यहां पर डॉलर से पाउंड में और पाउंड से डॉलर में, राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में आपको दोनों पॉइंट देने पड़ेंगे। दैट मींस आप जब एक्सचेंज की बात कर रहे हैं और एक पॉइंट में आ जाता है कि आपको अमाउंट कितनी आप एक्सचेंज करवा रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आता है कि किसको किस में एक्सचेंज करवा रहे हैं, दूसरा आता है कि किसको कितना एक्सचेंज करवाना है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर पहला पॉइंट क्या है कि इज एक्सचेंज फ्रॉम टू और इंडियन रुपीज, अगर आप इंडियन रुपीज में या फिर इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करवा रहे हो तो वहां पे वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे डिसाइड की जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड की जाएगी। तो पहला पॉइंट आ जाता है कि इफ द आरबीआई रेफरेंस रेट ऑफ द करेंसी इज अवेलेबल, दैट मींस अगर आरबीआई, जैसे कि हमारी सेलिंग बाइंग प्राइस होती है, बाइंग रेट होती है, इसी तरह से आरबीआई की भी रेट होती है किसी भी करेंसी को एक्सचेंज करने में, है ना। सबको पता है जो करेंसी की एक्सचेंज करने की कुछ एक वैल्यू होती है। ठीक है, अगर उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, जो आपका बाइंग रेट है और जो आपका सेलिंग रेट है उसको लेंगे, ठीक है, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेफरेंस रेट लेंगे। ठीक है, उन दोनों को क्या, उनकी रेट में जो भी डिफरेंस होगा, मान लो डिफरेंस 8 का मिल गया, 8% रेट का मिल गया, और देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे उस टोटल यूनिट की कि आपके पास कितनी यूनिट अवेलेबल है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, करेंसी की, सॉरी। ठीक है, मान लो कि आपके पास $100 रखे हुए हैं, ठीक है, 8% रेट बच चुकी है, तो उस टाइम हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या कैसे डिसाइड करेंगे, अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो उस केस में आरबीआई की रेफरेंस रेट को आपकी बाइंग एंड सेलिंग रेट से लेस करेंगे और बाद में उसे टोटल यूनिट ऑफ करेंसी के साथ, कितनी यूनिट आपके पास अवेलेबल है, कि 100 यूनिट पड़ी है, 200 पड़ी है, 10 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, कैसी है उनकी बात की जा रही है, उस यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसे हम क्या मानेंगे, हम ट्रांजेक्शन वैल्यू मानेंगे। इज इट क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट आ जाता है कि ऐसा भी हो सकता है भी रेफरेंस वैल्यू गिवन ही ना हो, तो क्या होगा, तो उस केस में जो भी आपका बाइंग रेट और सेलिंग रेट के थ्रू जो ग्रोस अमाउंट आपका इंडियन रुपीज में आने वाला है या फिर आप इंडियन रुपीज में देने वाले हो, ग्रोस अमाउंट की बात कर रही हूं, उसका आप क्या लेंगे, 1% लेंगे। कब? जब आपकी रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है। इज इट क्लियर? यहां पे ये लिखा हुआ है कि इफ द आरबीआई रेफरेंस रेट ऑफ फॉर अ करेंसी इज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज की बात की जा रही है, प्रोवाइडेड या फिर आप रिसीव कर रहे हो उसका 1% लेंगे। क्या? वैल्यू ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो जी, अब बात करते हैं करेंसी। तो अब यहाँ पे या तो आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करवा रहे थे या फिर इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करवा रहे थे, है ना, इंडियन रुपीज में या फिर को, है ना, ऐसा चल रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है भाई जब अब इंडियन रुपीज
ही ना हो उसके अंदर कोई और करेंसी की जो कंट्री की जो करेंसी है उसको आप एक्सचेंज करवा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि आप इन दोनों को ये देखेंगे कि पाउंड को अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो कितनी अमाउंट निकलेगी। मान लो कि ये 4,000 रुपए है, अगर मैं डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो इसकी कितनी अमाउंट होगी। जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये 3,000 रुपए है। तो यहां पर जो वैल्यू यहां पर हम निकाल रहे हैं इंडियन रुपीज में, तो इन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि आप इन वैल्यूज को यहां पे कन्वर्ट करेंगे, देन उसका 1% जो भी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लेसर ऑफ द टू अमाउंट, जो भी इन दोनों में से कम होगी उसका 1% क्या होने वाला है, हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई रहने वाली है। इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट समझ में आया कि करेंसी जब इंडिया की इंक्लूड होती है, नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, उनको हम इंडिया की करेंसी में इंक्लूड कन्वर्ट कर देंगे और देन उसके बाद ये देखेंगे कि कौन से इनमें से ज्यादा कम है, कम वाले का हम 1% हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्लियर है बच्चे समझ में? अब देखो मैं इतनी देर से समझाए जा रही हूँ तो इसलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है यहां तक तो वही बच्चा पहुंचा होगा जिसको अभी तक समझ में आ रहा है। तो प्लीज सेशन को जरूर शेयर करना, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, एग्जाम्पल अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक भी करना। ओके, अब बात आ जाती है ऑप्शन नंबर 2 के रूल 6(2)(b) के बारे में कि अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, कि आपको कितना अमाउंट एक्सचेंज करवाना है, वही 2.5 लाख, 1 लाख, 1 लाख से ऊपर 10 लाख, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इस केस में अगर 2.5 लाख से लेकर 1 लाख है तो उसका 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट, अगर आपका 1 लाख से 10 लाख है तो उसका 0.5% प्लस 1,000 रुपए और आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे। क्यों? अगर मान लेते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख है और 1 लाख के ऊपर 1% लगा दिया तो अमाउंट कितनी बनेगी बच्चे, 1,000 बनेगी, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में जहां पर आपकी नेक्स्ट अमाउंट 10 लाख है, कोई एक्स्ट्रा में लिमिट नहीं है ना, तो ऊपर से जो आप अभी तक लगाते आ रहे हैं वो लेंगे हम, 10 लाख के ऊपर टोटल लेंगे, ठीक है, 0.5% ये आ जाएगा। देन उसके बाद 1% ऑफ द एक्स्ट्रा, दैट मीन्स अब मैंने देखो ऊपर आपसे क्या कहा कि 2.5 लाख से लेकर 1 लाख तक का क्या लगने वाला है, 1% लगने वाला है। आपने 1% लगा दिया, 1,000 रुपए आ गया, चलो जी ठीक है। अब अगले मान लो कि आगे जो ट्रांजेक्शन है 10 लाख की है, तो 10 लाख रुपए में ये 1 लाख तो ऑलरेडी मिक्स है ना, जिसका ऑलरेडी टैक्स आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 लाख से लेकर 10 लाख तो ठीक है, 1 लाख को अलग रखेंगे, 2 लाख से 10 लाख के बीच का डिफरेंस देखेंगे, इसकी दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पे 9 लाख के ऊपर क्या लगने वाला है, 0.5% लगना है, क्योंकि 1 लाख पे तो ऑलरेडी लगा चुके हो ना, बार बार थोड़ी ना लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 9 लाख के ऊपर हमारा 0.5% लगेगा। इसी तरह से ये तो आपको ये रेट, तो ये तो देखो स्टैटिक पॉइंट है, आपको याद करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है वैल्यू ऑफ द सप्लाई इन केस ऑफ द बुकिंग ऑफ अ टिकट फॉर द ट्रैवल बाय द एयर प्रोवाइडिंग बाय एयर ट्रैवल एजेंट। आप क्या कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं भाई, ठीक है, एरोप्लेन की सर्विस ले रहे हैं और उस जो टिकट है या फिर कोई भी आपको सर्विस दी गई है एक प्रॉपर एजेंट के थ्रू आप ले रहे हैं, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई वो डिसाइड होगी कि आप कौन सी ट्रैवल कर रहे हैं भाई, आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी बात की जा रही है। अगर बात की जा रही है, मान लो कि आपकी डोमेस्टिक ट्रैवल है, तो डोमेस्टिक ट्रैवल का मतलब क्या है कि आप भारत के अंदर ही, आप चढ़ने वाला पॉइंट है भारत के अंदर ही, आप क्या कर रहे हैं, वहां पे उतर रहे हैं। मान लो कि आप मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई आप यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप भारत में ही अपनी जो ट्रैवलिंग है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो उस केस में जो आपकी जो फेयर वैल्यू होगी आपकी बुक टिकट की, वो क्या मानेंगे हम, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। इन केस आपकी इंटरनेशनल है कि आप इंडिया से यूएसए जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं या फिर आप कहीं और जा रहे हैं, तो उस केस में 10% ऑफ द बेसिक फेयर मानेंगे। इज इट क्लियर? या एज इट इज आपको लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट आ जाता है आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू द लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, वो आपको रूल नंबर 6 सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है। ये कहते हैं कि अगर देखो लाइफ इंश्योरेंस ना, एक तो पर्पस सबको पता है लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, एक हमने चैप्टर भी डिस्कस किया था लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, 2-3 चैप्टर किए हुए थे, बहुत साल पहले किए थे। उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं उसे हम लाइफ इंश्योरेंस के बजाय हम एश्योरेंस भी कहते हैं। कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट होती है ना, बट कुछ एक
जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशल रिस्क को कवर करने के लिए करते हैं। अगर कोई भी इंश्योरेंस आपका रिस्क पर कम करने के लिए क्या हुआ है, रिस्क को कवर करने के लिए या फिर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या हुआ है, तो उसके लिए सेक्शन जो रूल 64 अवेलेबल नहीं है, वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये लाइफ इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है, जो उसके अंदर हमें ये जो रूल 6 सबसेक्शन 4 तभी अप्लाई होगा जब वो जो इन्वेस्टमेंट की होगी, जो भी पैसा आपने लगाया होगा वो किस पर्पज से लगाया होगा, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लगाया। तो यहां पर कई बार ऐसे भी होता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होता है ना, कि आपको नॉलेज होती है कि आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कहां आगे कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है ना। जब भी कोई लोग क्या करते हैं, करोड़ों की ट्रांजेक्शन करते हैं, करोड़ों का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी वालों को पता होता है कि इसने क्या करवाया है, और इवन जिसने करवाया उसको भी पता होता है कि ये जो पैसा है कहाँ यूज होने वाला है। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, सेक्शन 6 सबसेक्शन 4A में डिफाइन की गई है कि ग्रॉस प्रीमियम चार्ज, जो भी आपसे ग्रॉस प्रीमियम लिया गया है उस इन्वेस्टमेंट का, और उस इन्वेस्टमेंट की जो एलोकेटेड अमाउंट है, उस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होने वाला है, हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई रहने वाली। ऐसा भी तो हो सकता है भाई जो आप प्रीमियम है वो एक सिंगल अमाउंट में कर दे, मींस की वन टाइम कर दे, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो 10% होगा उस सिंगल प्रीमियम चार्ज का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रूल 6 सबसेक्शन 4 हेड सेक्शन सी के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि आप सिंगल प्रीमियम चार्ज ना देते हुए, मींस की एक बार सारा का सारा प्रीमियम नहीं दे रहे, तो आप क्या करते हो, उसको पार्ट्स में देते हो। जैसे कि मान लो पूरा का पूरा ऐसे 1 लाख बनता है प्रीमियम का अमाउंट, आप क्या कर रहे हो कि एक साल आपने क्या कर दिया 50,000 रुपए दे दिए, एक साल आपने क्या कर दिया 30,000 दे दिया, फिर नेक्स्ट ईयर आपने क्या कर दिया 20,000 दे दिया। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो जैसे जैसे आप फर्स्ट ईयर में जो भी अमाउंट दिया उसका 25% क्या होने वाला है, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। और जैसे जैसे आगे ईयर बढ़ता जाएगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है, सब्सिक्वेंट जितने भी ईयर आने वाले हैं उनके ऊपर 12.5% का जो अमाउंट है जो आपने प्रीमियम में दिया था उसका वो क्या कंसीडर किया जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। कंप्लीट समझ में आया। इंश्योरेंस का कंसेप्ट सेक्शन रूल नंबर 6 सबसेक्शन 4 में डिफाइन किया गया, देन उसको आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तीनों पार्ट समझ में आ गए, 4 तो आपको पता ही है। क्या कह रहा है कि अगर आपने इंश्योरेंस रिस्क को कवर करने के लिए किया तो ये रूल यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं रूल नंबर 6 के सबसेक्शन 5 के बारे में। क्या कहता है, अभी रूल नंबर 6 ही चल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर 6 पॉइंट मैंने आपको बताए थे ना, रूल नंबर 6 2 से लेकर रूल नंबर 6 से 7 तक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे 6 पॉइंट, राइट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वैल्यू सप्लाई इन केस ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स यूज्ड गुड्स, रूल 6 सबसेक्शन 5 के बारे में बात करें कि ऐसी सप्लाई कर रहे हैं आप जिसके अंदर उस गुड्स के अंदर डीलिंग करें जो कि सेकेंड हैंड गुड्स होती है, तो उस केस में आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो क्या मानी जाएगी, मींस की किसे हम टैक्सेबल अमाउंट कहेंगे। तो यहां पर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जो आप गुड्स सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स जो सप्लायर है एक रिसिपिएंट है, जो सप्लायर है ना आपका, वो क्या है, जो भी सामान आगे प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर जो सेकेंड हैंड गुड्स है जो भी आगे प्रोवाइड कर रहा है उस गुड्स के अंदर ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, मींस की ज्यादा अल्टरेशन नहीं होना चाहिए। जिस नेचर की वो गुड्स थी उसी नेचर की रहनी चाहिए। थोड़ा बहुत माइनर आप कर सकते हैं, ठीक, तो जैसे कि अब मैं कहूँ कि आप बाइक ले रहे हैं, बाइक में कुछ दिक्कत है तो आप उसकी जो माइनर जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप उसको मॉडिफाइड करके या फिर उसके कुछ ज्यादा ही चेंज कर दे फिर आगे सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यही है कि आप उसके अंदर कोई भी ऐसा मेजर चेंज नहीं करेंगे, माइनर आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आपकी जो वैल्यू है कैसे डिसाइड होगी उस टाइम मैं आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड की जाएगी, सेलिंग प्राइस एंड द बाइंग प्राइस। और यहां पर ये आपको जो माइनर चेंज वाला पॉइंट है ना, ये यहां दिखाया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए जो आपने जिसमें खरीदा था, ठीक है, आप मान लीजिए ये 20,000 में कोई सामान आपने खरीदा था और आप उसको सेल कर रहे हैं 30,000 में, तो इस टाइम आपका प्रॉफिट है 10,000 का, तो 10,000 को क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, ठीक है। ये भी तो हो सकता है भाई आपने खरीदा 20,000 में है, आपने सेल क्या कर दिया है 15,000 में कर दिया है।
इस टाइम आपका जो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है -5000। तो जब भी नेगेटिव बैलेंस आएगा उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे, उसे हम इग्नोर करेंगे। ये आपका सेकंड पॉइंट था जो कि आपको याद रखना था इसके अंदर, रूल नंबर 6 सबसेक्शन 5 के अंदर। ओके, चलिए तो रूल नंबर 6 सबसेक्शन 6 के अंदर बढ़ते हैं कि वैल्यू ऑफ द वाउचर, टोकन, कूपन, स्टैंप, अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी सर्विस दी हो, ठीक है, तो यहां पर देखो एक चीज आई थी कि प्लेस ऑफ सप्लाई, याद है आपको? प्लेस ऑफ सप्लाई में भी ये पॉइंट आया था कि अगर आपको टोकन, वाउचर, कूपन ऐसे दिए हुए हो तो उस टाइम हम प्लेस ऑफ सप्लाई कब मानेंगे? क्या वाउचर इशू किया तब मानेंगे, या वाउचर जब यूज किया जा रहा है तब मानेंगे, है ना? तो यहां पे हमने कंडीशन पढ़ी थी ना, अगर आपको ड्यू डेट पता है, ठीक है, तो हम इशू करते वक्त मानेंगे। अगर आपको ड्यू डेट नहीं पता तो हम उस टाइम रिडीम करते वक्त हम उसको मानेंगे, है ना? दोनों कंडीशन याद है आपको? उम्मीद करूंगी आपने ये सभी चैप्टर्स देखे होंगे जो मैं आपको बता रही हूं, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर हमने डिस्कस किया था, राइट? तो इसी तरह से यहां पे जो वाउचर, टोकन, कूपन है, इनकी वैल्यू क्या डिसाइड होगी? इनकी वैल्यू वो डिसाइड होगी, जो भी आप सामान खरीद रहे हो उस सामान की जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी? टैक्सेबल वैल्यू होने वाली है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स मान लो कि आपने फास्ट फूड के थ्रू आपने इस वाउचर को यूज कर लिया, ठीक है, आपने यह मान सकते हैं कि आपने शॉपिंग कर ली है, तो जो भी सामान आपने खरीदा है, जो भी खाना आपने ऑर्डर किया है, उसकी जो भी वैल्यू होने वाली है वही क्या रहने वाली है? वैल्यू ऑफ सप्लाई रहने वाली है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। लास्ट रूल है हमारे रूल नंबर 6 का, 6 सबसेक्शन 7, ये कहता है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सच ए क्लास ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ऐसी सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड की गई है, ऐसी क्लास ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, बट वहां पर क्या बात की जा रही है? वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। बट उनके वहां पे क्या है? अगर वहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो उस केस में जो सर्विसेज की जो वैल्यू है वो नील मानी जाएगी, ठीक है? ये तो देखो याद करने की बात। अब बात करते हैं रूल नंबर 7, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ द प्योर एजेंट। प्योर एजेंट के केस में अगर आपको सर्विस मिल रहा है, देखो एजेंट तो पहले भी आया था, अब यहाँ पे स्पेशल ये मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा है कि ये प्योर एजेंट के द्वारा सर्विस होनी चाहिए। देखो प्योर एजेंट का मतलब वो एजेंट होते हैं जो स्पेशली उसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं। अब मान लो कि मैंने जैसे मेरे लिए मैं एक पर्सन को अपॉइंट कर रही हूँ, ठीक है, अब जिस पर्सन को अपॉइंट किया है तो वो मेरे बिहाफ पे जो भी काम रहने वाले हैं वो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और जिस पर्सन को मैंने अपॉइंट किया है तो नॉर्मल सी बात है मैं उसको कुछ तो देती होंगी ना। मान लो कि मैं उसको जो है 10,000 रुपए देती हूँ पर मंथ, ठीक है, तो यहां पर ये तो हो गया बेसिक जो पॉइंट आप उसको देना भी चाहिए उसकी, तो क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। ये मैं हूं तनु और ये है मेरा जो प्योर एजेंट, ये मेरे को सर्विसेज दे रहा है, तो नॉर्मल सी बात है मैं क्या हूं? रिसिपिएंट हूं, और ये क्या है? सप्लायर है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है जी। मेरा एक काम ऐसा हो गया कि मुझे कोर्ट में जाना था, ठीक है, वहां पर जाके मुझे जैसे कि मान लो कि मुझे हाउस टैक्स डिपॉजिट करवाना था, ठीक है, वैसे मैं ऑनलाइन भी कर सकती हूँ, वैसे ऑनलाइन ही हो सकता है, घर बैठे आप कर सकते हो। मान लो कि मैंने इस एजेंट को भेजा कि जाओ ये जो हाउस प्रॉपर्टी जो टैक्स है ना वो आप सबमिट करके आ जाओ, ओके। और जैसे ही वो वहां पे गया, मैंने इसको हाउस प्रॉपर्टी का जो टैक्स का जो अमाउंट है, मान लो 1,000 रुपए मैंने इसको दिए हुए थे, बट वहां पे जाने के बाद ये पता चला कि जो जीरोक्स के पैसे वहां पे लग चुके हैं, इनके अदर डॉक्यूमेंट इन्होंने जनरेट किया उनके पैसे लग चुके हैं, आने जाने का खर्चा है, मान लो कि वो ज्यादा फीस और वहां पे एक एक्स्ट्रा फीस और चार्ज की जा रही है, एग्जाम्पल है, जस्ट ओनली एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है कि इसके 500 रुपए और एक्स्ट्रा लग गए हैं। तो इस केस में जो ये 500 रुपए हैं, ये तो देखो मैंने खुद ही दिए, ये जो 500 रुपए जो इसकी पॉकेट से निकले हैं प्योर एजेंट के, जो मुझे सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, जो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये 500 रुपए की वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, 10,000 को मानेंगे, या इन दोनों को जोड़ के मानेंगे? अब जल्दी से मुझे बताइए। अब ये 500 रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे थी किसकी? मेरी थी। 10,000 रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी? ये भी मेरी है। काम किसने किया मेरे बिहाफ पे? सप्लायर ने किया। तो यहां पर जो भी खर्चा एक्स्ट्रा में हो रहा है तो उसको हम वैल्यू सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मेरे बिहाफ पे है,
राइट, उसके ऊपर किसी भी तरह की वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे, और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझसे आके कलेक्ट करे, 500 रुपए जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो मुझसे आके कलेक्ट करें। वैल्यू ऑफ सप्लाई केवल इसके ऊपर लगेगी जो सप्लाई में सर्विसेज में उससे ले रही हूं और उसके बदले में मैं उसको दे रही हूं, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, प्योर एजेंट कहेंगे। राइट, क्या लिखा हुआ है, ये आप ऊपर वाले जो 4 पॉइंट है खुद पढ़ना। यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, एज पर द सेक्शन रूल नंबर 33। देखो रूल नंबर 33 पे पहुंचे हुए हैं दिस वन, क्योंकि रूल नंबर 6 हमारा प्योर स्पेसिफिक सप्लाई के ऊपर था। राइट, रूल नंबर 33 7 जो हम कर रहे हैं वो हमारा प्योर एजेंट का कर रहे हैं। सिंगल एजेंट की बात करी थी वो अलग थी, अदर देन एजेंट की हमारे रूल नंबर 28 था। राइट, ये कहते हैं कि द एक्सपेंडिचर और द कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई विल बी एक्सक्लूडेड। उसको बाहर रखेंगे, जो मेरे 500 रुपए हैं वो उसको मैं बाहर रखूंगी। ठीक है, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सप्लाई इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर द सेटिस्फाई। अगर ये सारी की सारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड होगी। पहला कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कौन हूं, मैं हूं, और जो थर्ड पार्टी क्या है, जहां पर उन्होंने जाके जिन्होंने मेरे को सर्विस दी है, कौन, ये कोर्ट। राइट, प्योर एजेंट क्या होना चाहिए आपका, सप्लायर होना चाहिए। क्या हमारा भी सप्लायर है यहाँ पर प्योर एजेंट। रिसिपिएंट क्या है हमारा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो लाइबल है कि उस पेमेंट को क्या करे, वो इस पेमेंट को पे करे। राइट, नेक्स्ट क्या है, रिसिपिएंट क्या होना चाहिए, नहीं जो सप्लायर है वो ऑथराइज क्या होना चाहिए। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी, जो आपको सर्विस दी गई है, जो आपको सर्विसेज क्या दी गई है कि आप यहाँ पर टैक्स सबमिट करना, आपको जो बिलिंग दी है वो यहाँ पर सर्विस दी जा रही है, वो कौन है, थर्ड पार्टी, वो जो हमने एग्जांपल के अंदर लिया। पेमेंट इंडिकेटेड सेपरेटली इन द इनवॉइस, जो इनवॉइस में जो पेमेंट है ना 10,000 रुपए और जो 5,500 रुपए है, ये क्या है, अलग अलग होने चाहिए। अरे एक बात और ध्यान रखना, कभी जो ये प्योर एजेंट है 500 की बजाय 600, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 500 तो 500 ही होना चाहिए, तभी प्योर एजेंट कहलाएगा, उसका बीच में कोई भी कमीशन नहीं होगा। ठीक है, रूल नंबर 33 में ये भी डिफाइन किया गया है। सप्लायर कवर फ्रॉम रिसिपिएंट, जो भी अमाउंट आपकी निकली है वो रिसिपिएंट से वो कलेक्ट करेगा इन एडिशन टू द सप्लाई ऑन द ओन अकाउंट। वो जो सर्विसेज दे रहा है उसके अलावा वो भी और भी सर्विसेज दे सकता है। इज इट क्लियर? रूल नंबर 8 पे पहुंचते क्या कहता है, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन द इंडियन रुपीज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। देखो ये तो हो चुकी है, अगर आप एक्सचेंज करवा रहे हो करेंसी को तो उस टाइम पे जो आरबीआई रेफरेंस रेट होती है उसी को मानते हैं, है ना। अगर वो गिवन नहीं है तो ग्रोस अमाउंट को 1% का लेते हैं। अगर उसकी जो वैल्यू कोई और करेंसी की जो आप एक्सचेंज करवाना चाहते हो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि आरबीआई के द्वारा डिटरमाइन की गई है, उसी को मानेंगे। नेक्स्ट जाता है रूल नंबर 9, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूजन ऑफ टैक्स। पता है क्या कह रहा है कि जो आपकी जो टैक्सेबल अमाउंट है ना, उसके अंदर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है। दैट मीन्स वो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, इसके अंदर ये टैक्स की अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड है, तभी आपको टोटल दिया हुआ है। दैट मीन्स ये आपको जैसे कि टोटल है ना 1,29,296 रुपए दिए हुए हैं, आपको नहीं पता कि आपका जो जीएसटी टैक्स है वो कितना लगा है, तो उसको निकालने का जो तरीका है वो कैसे है, उसको कैसे निकालेंगे, यही तो लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूजन ऑफ द टैक्स। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या है, टैक्स क्या है, इंक्लूड है, तो उसको कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई है इनटू में रेट ऑफ टैक्स है, और बाय में क्या लेंगे 100 प्लस में रेट ऑफ टैक्स, तब उस केस में क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करूंगी ये जो रूल है आपको पूरे समझ में आ गए होंगे जो अभी मैंने आपको समझाए हैं। तो यहां पर 15(1) कंप्लीट हो गया है, 2, 3, 2 एंड 4, रूल 27 से लेकर रूल नंबर 35 तक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, 35 क्या था हमारा, जो इंक्लूजन वाला पॉइंट है, इंक्लूजन ऑफ टैक्स की बात की जा रही है, और 34 क्या था, जो हमारी करेंसी की एक्सचेंज की बात की जा रही है, करेंसी ऑफ एक्सचेंज। ओके, रूल नंबर स्पेसिफाई की बात की जा रही है। देखो ये तो बहुत आसान सा है, एक मिनट का भी कंसेप्ट नहीं है। क्या कह रहा है कि वैल्यू
वैल्यूएशन इन केस ऑफ द स्पेसिफाइड सप्लाई, कह रहे हैं कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 में क्या कह रहे हैं कि ऐसी कुछ एक रूल है। देखो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया है, देन इसके ऊपर पहुंचते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा ये। चलो तो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15(5) नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सेक्शन 1 और सेक्शन 4 द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई मे बी नोटिफाइड। अगर कोई आपकी ट्रांजेक्शन है उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक, तो उस टाइम उनसे कैसे डिटरमाइन करेंगे, नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ जीएसटी शैल बी डिटरमाइन इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो जैसे भी वो बताएंगे हम उसको वैसे मान लेंगे। क्लियर है? देखो इन पूरे चैप्टर को हमने एक और तरीके से आपको समझाया हुआ है। देखो यहाँ पे नजर आ रहा होगा रूल नंबर जो 27 से लेकर 35 तक, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। और जो की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे कि रिलेटेड पर्सन नहीं है, जो देखो हमने किया है ना, इनको मैंने एक और तरीके से रिप्रेजेंट करके आपको शो करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको ये चैप्टर समझाने की पूरी कोशिश है, ठीक है। सो उम्मीद करूंगी कि जो ये चैप्टर को समझाने का जो तरीका है आपको अच्छा लगा होगा। इवन जो आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, जो ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आपको पसंद आई होगी। लास्ट बात कर लेते हैं समरी। समरी क्या है, हमने क्या बात पढ़ी है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू क्या होती है, वो प्राइस होता है, वो मॉनेटरी टर्म जो आपको एक्चुअल में आप पे कर रहे हो। देन उसी के बाद क्या कर सकते हो, आप टैक्स की रेट अप्लाई कर सकते हो। देन आपने मॉडल पढ़े कि कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो कि आपको इंक्लूड करने होंगे, टैक्स, ड्यूटी, फीस, चार्जेस लिवाई अंडर द सेक्शन, ये सारे के सारे, और जो कि अदर देन किससे, जीएसटी, सीजीएसटी, यूटी जीएसटी, इनके अलावा आप कर सकते हो। अगर आपने कमीशन, पैकेजिंग हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ आपके कोई भी और चार्जेस है जो कि सप्लायर के बिहाफ पर आपने कर दिए हैं, उन सबको इंक्लूजन में पॉइंट में डिफाइन किया गया था सेक्शन 15(2) में, राइट। अगर आपको कोई चीज नहीं इंक्लूड करनी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर तो सेक्शन 15(3) में डिसाइड किया गया था। सेक्शन 15(4) क्या कह रहा था, ये रूल से स्पेसिफाई, और सेक्शन 15(5) हमारा क्या था, स्पेसिफिक रूल था। ओवरऑल चैप्टर का ये समरी है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक और बात, आप क्वेश्चन पेपर पर विजिट, चैनल पर विजिट कीजिए जहां पर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर ही मिलेंगे, ठीक है। अगर ये इन सब का, हाँ पहली बात तो इसको ये इन्फॉर्मेशन दे दें, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, 40 पेजेस की पीडीएफ है बच्चे, ठीक है, जिसके अंदर आपको थियोरेटिकल पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है, टैबुलर फॉर्म में भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो आपको ये जो पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी मिलेंगे। सो इसलिए ये जो स्पेशल पीडीएफ है, इसका जो चार्जेस है ₹18 है, ठीक है, क्योंकि इसके जो पेजेस है बहुत ज्यादा है, एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगे हैं। सो उम्मीद करूंगी कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टिंग है तो डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, आप वहां पर व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी से वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट में ITC के अंदर। ये जो हमने जो पहल शुरू की है जीएसटी के सब्जेक्ट को पढ़ाने की, ये हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। जैसे हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंप्लीट किया था, ऑडिटिंग को हमने कंप्लीट किया है, सो इसी तरीके से हम जीएसटी को भी हम जल्दी से ही कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।